Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले क्या हमारी और आपकी जिंदगी सिर्फ एक आंकड़ा है, एक आंकड़ा जो अखबारों में और टीवी पर बार बार नजर आता है। क्या हमारी और आपकी जिंदगी सिर्फ एक कर्व है? कभी वो जीडीपी का कर्व होता है, कुछ रेखाएं होती हैं सीधी कुछ कर्व की शक्ल में, कभी वो महंगाई के इंडेक्स का कर्व होता है या ग्राफ होता है, कभी बीमारी के पसरने का और कभी मौत का। लेकिन जिस दिन हमारा कोई अपना मरता है, जिस दिन इस तरीके के किसी भी सूचकांक में हमारा कोई अपना जुड़ता है, हमारा नजरिया बदल जाता है। देश में कोविड का कहर है। भले ही मैं टीवी की तरह साउंड कर रहा हूं, फिर भी इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा। लाखों लोग परेशान हैं, सोशल मीडिया पर कातर होकर मदद मांग रहे हैं, और सरकारें, आपकी और हमारी सरकारें इन सब के बीच क्या कर रही हैं, अपनी आपराधिक लापरवाहियों को किस तरह छिपा रही हैं, और नागरिक जब तक उन पर विपदा नहीं पड़ रही किस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं। इन सब का हिसाब हमें और आपको लेना है और हिसाब देना भी है। इसलिए आज के नेता नगरी में, लल्लन टॉप के वीकली पॉलिटिकल शो में, किसी नेतागिरी पर, किसी पॉलिटिकल स्टंट पर बात नहीं होगी। आज के नेता नगरी में सिर्फ और सिर्फ कोविड की, वैक्सीनेशन की, पब्लिक हेल्थ की मौजूदा स्थिति और भविष्य के सबक पर बात होगी। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है। आइए आपका परिचय करवा देते हैं। आपने नेता नगरी में मेरी शुरुआती बात, प्रस्तावना सुन ली। वो प्रस्तावना क्या है, वो भूमिका क्या है, एक नागरिक के तौर पर हम इस वक्त कितना कातर, कितना असहाय महसूस कर रहे हैं, ये बात है। लेकिन सिर्फ असहाय महसूस करने से हम पत्रकारों का काम नहीं चलता। हमारा काम है सत्ता की जवाबदेही तय करना, और जो कमजोर से कमजोर नागरिक है, जिसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, न सिर्फ उसकी आवाज बनना, बल्कि ये सुनिश्चित करना कि उस आवाज को सुना भी जाए और जिन जरूरी निर्देशों और बातों को उन तक पहुंचना हो वो पहुंचाई जाए। इसलिए नेता नगरी का आज का प्रारूप बदला हुआ है। आपको इस वक्त स्क्रीन पर तमाम चेहरे नजर आ रहे हैं जो आज अगले 1-1.5-2 घंटे में, जितनी देर भी ये बातचीत चलती है, कोविड की मौजूदा स्थिति, इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ा हो, चाहे हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर से जुड़ा हो, टीकाकरण से जुड़ा हो, हमारे सरकारी तंत्र की लापरवाही से जुड़ा हो, और भविष्य में हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, इन सब से जुड़ा हो, इन पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान तमाम मौजूद है। मैं इनका आपको जल्दी से परिचय करवा देता हूं। पीछे जो ग्रीन और व्हाइट बैकग्राउंड है, इसमें जो नजर आ रहे हैं शख्स, उनका नाम है दिलीप मावलंकर जी। दिलीप जी डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के, और गांधीनगर से ये हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्क्रीन पर दूसरे शख्स जो आपको नजर आ रहे हैं रेड टी शर्ट में, उनका नाम दिलीप कुमार है। सो वी हैव 2 दिलीप्स। दिलीप वायरोलॉजिस्ट हैं और बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ह्यूस्टन टेक्सास, अमेरिका, वहां पर ये वायरस से जुड़ी जो अलग अलग पढ़ाई है उस पर काम करते हैं। हमारे तीसरे मेहमान से आप परिचित हैं, वो पहले भी कई दफा नेता नगरी में आ चुके हैं, राहुल श्रीवास्तव, नेशनल अफेयर्स एडिटर, इंडिया टुडे टीवी। और हमारे चौथे मेहमान हैं आज के आशुतोष। आशुतोष सीनियर स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हैं, इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इन्होंने लॉकडाउन के शुरुआती चरणों में भी कोविड की स्थिति को लेकर, लोगों के पलायन को लेकर डिटेल में रिपोर्टिंग की थी, और इस वक्त भी जब कोविड की स्थिति भयावह है और इस तरह की तस्वीरें लगातार दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, गुजरात से, महाराष्ट्र से आ रही हैं, तो ये रिपोर्टिंग पर निकले हुए हैं और इस वक्त ये गुजरात में मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर दिलीप मावलंकर जी आपसे है। सर, इस समय भारत में जो हो रहा है, क्या उसे टाला जा सकता था? क्या सरकारें पब्लिक हेल्थ का ये जो सबसे बड़ा इशू है उससे और बेहतर तरीके से निपट सकती थी? क्योंकि अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। हमें 1 वर्ष का
वक्त मिला था अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत सही है कि ये जो सेकंड वेव थी, पहली वेव जो आई पिछले साल मार्च अप्रैल मई में, तब तो ये डिजीज भी नया था, हमको ज्यादा जानकारी नहीं थी, हमारे पास प्रिपरेशन नहीं थी, तो उसको टालना शायद डिफिकल्ट था। फिर भी हमने लॉकडाउन करके उसको डिले किया, पोस्टपोन किया। तो वो वेव जो मई में आती थी वो उसके बजाय सितंबर तक हमको उसको पीछे धकेला और उससे हमें काफी मुश्किल पड़ी, इकोनॉमी भी काफी उससे सफर हुई, बट ह्यूमन लाइव्स वेर सेव्ड, काफी लोगों की जान उसमें से बच गई और काफी लोगों को ये रोग धीमे धीमे हुआ, कम हुआ। सब जगह ये पूरे दुनिया में माना गया कि भारत में ये रोग पे बिल्कुल काबू पा लिया, कम से कम मृत्यु, कम से कम केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन, 1 करोड़ पॉपुलेशन के ऊपर किया। बट मार्च के बाद जो हुआ, या ये मार्च 2021 से फरवरी मिडल तक तो हम 8,000 पे पहुंच गए थे। 1 लाख पिछले सितंबर में थे, पर हर दिन के केस वो 8,000 9,000 पे पहुंच गए थे। बट मार्च से जो हुआ, फरवरी मार्च से, और जो जितनी जल्दी से बढ़ा है उसको हम क्यों नहीं टाल सके, ये बड़ा प्रश्न है। उसमें बहुत पहलू हैं जो मेरा अंडरस्टैंडिंग मैं बताता हूँ। एक तो हम सब ने ऐसे मान लिया था कि जो सितंबर से कम होता जा रहा है, जिसमें अहमदाबाद, दिल्ली या कई कई दिवाली के बाद थोड़ी दूसरी लहर आ गई, बट वो भी दिसंबर तक वो लहर भी कम हो गई। हमने सब एपिडेमियोलॉजिस्ट ने सोचा था, और दिलीप कुमार जी भी बताएंगे कि अमेरिका में, यूरोप में विंटर टाइम पे में, जाड़े के मौसम में ये दूसरी वेव आई और आएगी, और आई भी, और बहुत बड़ी आई, और वो हमारे वहां नहीं आई विंटर में। उत्तर भारत में तो काफी ठंड रहती है, फिर भी वेव नहीं आई। तो हमने तो सबने मान लिया कि अभी ये रोग गया। उसके बाद 15-16 जनवरी से वैक्सीनेशन भी चालू हो गई, तो सबके मूड में और मूड बढ़ गया कि अभी तो टीकाकरण चालू हो गया है, तो अभी तो ये सब खत्म हो गया। और कई लोगों ने बताया भी, कहा कि ये सब खत्म हो गया। बट ये हम भूल गए थे कि 1918 में जो स्पेनिश फ्लू का पैंडेमिक आया था, वैसे ही दूसरे साल में दूसरी बड़ी वेव आई थी। वो पूरा लेसन हम भूल गए थे। हमारा प्लानिंग प्लस एपिडेमियोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, ये जो पूरी सिस्टम है, वो शायद कहीं कम पड़ी। और जो सोशल डिफरेंसेस, सोशल चेंजेस होने लगे, लोग मिलने लगे एक दूसरे से, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, मैरिज सेलिब्रेशंस, और ये सब हुआ। मास्क को हम भूलते गए, सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते गए, और उसके साथ वैक्सीनेशन हमारी धीमे धीमे चालू हुई। पहले सिर्फ डॉक्टर्स को दी गई, हेल्थ स्टाफ को पहले महीने में, दूसरे महीने में हमने फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी। 2 लाख 3 लाख पर डे के हिसाब से चल रही थी। तो उसमें काफी हमने रिस्पॉन्सिवनेस नहीं दिखाई। जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे हम जागरूक नहीं हुए, और मार्च 15 के बाद तो जो स्पीड से बढ़ी है, वो स्पीड तो अभी किसी तरह से उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल बन रहा है। और इसीलिए हमें जो हॉस्पिटल की कमी हो रही है, बेड की कमी हो रही है, जो दवाइयों की कमी हो रही है, स्मशान घाट भर रहे हैं, ये जो पूरा सीन हम देख रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है कि जो हमने पहले तैयारी कर दी थी, वो हमने उसको डिसमेंटल कर दी। काफी हॉस्पिटल्स जो बनाई गई थी वो खाली हो गई थी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो ली थी वो भी खाली हो गई थी, इसलिए बंद कर दी गई। दवाइयों को भी हमने जो मैन्युफैक्चरिंग था वो इतना हमने स्टॉक पाइल नहीं किया। सो ये हम भूल गए कि इसकी सेकंड वेव या थर्ड वेव आ सकती है। तो वो एक बड़ी सोशल गलती, आप पॉलिटिकल बोलो तो पॉलिटिकल, सामाजिक तरह से हम सब लोग समझ गए कि ये अभी रोग खत्म हो गया है, बट ये नहीं हुआ। सो इसीलिए हमें ये एक
दूसरा ये भी हुआ, और दिलीप कुमार वायरोलॉजिस्ट है, ज्यादा बता सकते हैं, कि बाकी के देशों में ये वायरस ने रूप बदलने का चालू कर दिया था। पिछले सितंबर से इंग्लैंड में चालू हो गया था, उसके बाद साउथ अफ्रीका और ब्राजील में ये रोग अलग अलग हुए। बट हमारे वहाँ इतनी यंत्रणा नहीं है कि उसका हम ट्रैकिंग कर पाए कि कौन से स्ट्रेन्स आ रहे हैं, कौन से स्ट्रेन्स कैसे म्यूटेट हो रहे हैं, उसके क्या एपिडेमियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी लेबोरेटरी जांच हम करके देख सकते हैं कि वैक्सीन के ऊपर असर करेगी कि नहीं करेगी। ये सब करने की मशीनरी हमारे पास बहुत कम है, और पिछले 1 साल में हमने खड़ी तो की, टेस्टिंग की मशीनरी काफी बढ़ गई है, बट ये जो डिटेल वायरोलॉजिकल स्टडीज हैं उसकी मशीनरी इतनी नहीं बढ़ी है, लिमिटेड उसकी मशीनरी है, एपिडेमियोलॉजी भी लिमिटेड है। और इसके चलते हम ये मोड पे आए हैं कि आज काफी जगहों में हॉस्पिटल भरे हुए हैं, लोग हॉस्पिटल के लिए, ऑक्सीजन के लिए, मेडिसिन के लिए दर दर भटक रहे हैं। दिलीप, आप वायरोलॉजिस्ट हैं, आप सबसे पहले मेरे दर्शकों को और मुझे भी ये बताइए कि ये जो एक नए स्ट्रेन की बात हो रही है ये क्या है, और अभी हम इसके बारे में कितना जानते हैं, और जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसके इफेक्टिव होने का भी दर क्या है, असर क्या है? हाँ सौरभ जी, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज क्या है कि साइंस में हमें हमेशा एविडेंस बेस्ड प्लानिंग पे फोकस करना चाहिए, और दिस इज वेयर आई थिंक हम लोगों ने थोड़ा सा हमारा सिस्टम लैक किया है। सो अगर आप देखोगे वर्ल्ड में जहां भी सीवियर सेकेंड वेव आई, एक्सेप्ट यूएसए, ब्राजील में, यूके में या साउथ अफ्रीका में, सब जगह आपने देखा कि एक नया स्ट्रेन आया है और उस स्ट्रेन के अंदर उसका इन्फेक्टिविटी रेट कहीं पे मतलब ज्यादा था। तो अब हमारे देश में भी यूके का फर्स्ट स्ट्रेन आई बिलीव अराउंड दिसंबर में हम लोगों के यहाँ डिटेक्ट हुआ था, लेकिन आप देखिए कि हम लोग इतने पीछे थे इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंसिंग। तो आप किसी भी नए स्ट्रेन का पता कैसे करते हो? आप वायरस के जो पॉजिटिव है वो सैंपल लेकर के उसको सीक्वेंस करते हो और कंपेयर करते हो कि उसमें क्या चेंज आया है, एंड डिपेंडिंग ऑन द चेंज यू प्रपोज कि इट हैज सम न्यू स्ट्रेन और न्यू वेरिएंट, राइट। सो हुआ क्या कि हमारे यहाँ जब दिसंबर में हमारा इंडिया में पहली बार एक सार्स कोवी जीनोमिक कंसोर्सिया बनाया गया। सोचिए कि हमारा जो पैंडेमिक स्टार्ट हुआ मार्च में, हमको एक कंसोर्सिया जो कि सीक्वेंस करेगा, 10 लैब्स बनाई गई अक्रॉस द इंडिया, वो हमने दिसंबर में जाके बनाया। उसके बाद से हम लोगों ने सीक्वेंसिंग चालू किया, और सीक्वेंसिंग का हमारा रेट ये है कि हम लोग लेस देन 1% पॉजिटिव सैंपल को सीक्वेंस कर रहे हैं। और अगर आपको ये जानना है कि कोई भी वेरिएंट ज्यादा विरुलेंट हो रहा है या कोई भी नया स्ट्रेन जो आ रहा है वो ज्यादा फैल रहा है, उसके लिए आपको सीक्वेंसिंग नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो अभी लेटेस्ट आया था एक NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने अराउंड जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में 360 सैंपल्स लेकर के महाराष्ट्र से उसका सीक्वेंसिंग किया, और उसमें उन्होंने पाया कि 66% जो है वो डबल वेरिएंट है। एंड दिस इज वेयर द कंसर्न आ रहा है। अभी जो कंसर्न यही है, आपको बीच में टोक रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ना इसको और लेमैन की लैंग्वेज में समझाना होगा। हाँ, डबल वेरिएंट क्या है और ये सब चीजें। हाँ, तो लेमैन की लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि वायरस जो होता है वो उसका एक मटेरियल, जीनोमिक मटेरियल होता है। इस तरह समझ लीजिए आपके पास एक हार है जिसमें मोती लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो मोती उसका मटेरियल है, और 30,000 यानी 30,000 ऐसा मटेरियल उसका होता है स्ट्रिंग में, छोटे मोती। और जब वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो अपनी नई कॉपी बनाता है, तो ताकि वो बाहर निकल के दूसरे को इन्फेक्ट कर सके। अब उस प्रोसेस में उसमें वो चेंज आता है, क्योंकि वायरस इतना परफेक्ट नहीं है, वो हमारी मशीनरी को यूज कर रहा है, तो उसके जो मोती का जो सीक्वेंस है उसमें समझ लीजिए कुछ चेंज आ जाता है। तो वो चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो यूजलेस होता है, वायरस के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, वो रैंडम होता है। बट कभी कभी वो चेंजेस ऐसे होते हैं रैंडमली कि वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए मोर डेंजरस हो जाते हैं और मोर इन्फेक्टिव हो जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ ब्राजील। ब्राजील बेस्ट एग्जांपल। आप देखिए ब्राजील में कितनी ज्यादा तबाही मचाई वहां जो नया स्ट्रेन आया। सिमिलरली यूके में भी जो नया स्ट्रेन आया उसने काफी ज्यादा नंबर ऑफ मॉर्टेलिटी और इन्फेक्शन बढ़ा दिया था इन द सेकेंड वेव। तो इंडिया में अभी जो ये जो स्ट्रेन पाया गया है नया, अभी अराउंड मार्च में कंफर्म किया गया, उसमें हमारे पास 2 म्यूटेशंस हैं। सो 2 चेंज आया उस सीक्वेंस में, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ कि एक चेंजेस डिफरेंट स्ट्रेन में पहले देखे गए हैं, बट दिस इज फर्स्ट टाइम हमने ये देखा है कि दोनों चेंज
एक ही वेरिएंट में पाए गए हैं, और बिकॉज ऑफ दैट ऐसा माना जा रहा है कि ये ज्यादा विरुलेंट या ज्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है। सो इसकी इन्फेक्टिविटी रेट हाई हो सकती है। विरुलेंस तो अभी भी कंफर्म नहीं है, बट अभी लैकिंग क्या है कि हमारे पास डेटा अभी भी बहुत कम है। आप सोचिए कि महाराष्ट्र में एवरीडे 2 लाख से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली सैंपल हम लोग पॉजिटिव टेस्ट करते हैं, और हमने सीक्वेंस किया है जनवरी से लेके मार्च के बीच में ओनली 361, विच इज वे लेस। तो उसके बेस पे कंक्लूड करना मुश्किल है, लेकिन पैटर्न बहुत क्लियर है कि आउट ऑफ 361 61% जो सैंपल है उसके अंदर वो डबल म्यूटेंट पाया गया है। तो उसकी वजह से ये क्लियर पैटर्न आ रहा है कि ये डबल म्यूटेंट एक रीजन हो सकता है कि हमें सडन स्पाइक दिखा है। आप देखिए कि पिछली बार जो रेट था डबलिंग का वो बहुत स्लो था एज कंपेयर टू अभी जो डबलिंग रेट चल रहा है। तो दैट कुड बी अ रीजन कि ये वेरिएंट हो सकता है कि ज्यादा इन्फेक्टिव हो या ज्यादा फास्ट स्प्रेड होता है, उसकी वजह से हम वो स्पाइक देख रहे हैं। सिमिलरली पंजाब के केस में हमने देखा है कि वहां पे यूके का वेरिएंट ज्यादा पाया गया है, जो भी यहाँ पे सीक्वेंसिंग की गई है। साउथ इंडियन जो हमारे स्टेट्स हैं लाइक केरला है, तेलंगाना है, आंध्रा है, वहां पे एक अनदर वेरिएंट है जो सपोजिटली हमारे इम्यून सिस्टम को इवेट कर सकता है, वायरल के रेप्लिकेशन को हेल्प कर सकता है। उसका मतलब है कि वायरस हमारे अंदर जाकर के ज्यादा फास्ट रेप्लिकेट कर सकता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल फैक्टर्स नन ऑफ दीज थिंग्स आर क्लियर। तो मेरे हिसाब से हम लोग ये चीज बेहतर कर सकते थे, और मुझे लगता है इसमें ब्यूरोक्रेसी और साइंटिफिक कम्युनिटी दोनों को ही एक साथ कुछ कंक्लूजन करना चाहिए था कि जब हमने देखा कि यूके और ब्राजील में ऐसा हो रहा है, हमें ये ट्राई करना चाहिए था कि जब हमें डबल म्यूटेंट जैसा कुछ स्ट्रेन दिखा था पहले ही महाराष्ट्र में समवेयर इन जनवरी फरवरी, दैट वाज द टाइम जब हमारे सिस्टम को अलर्ट हो जाना चाहिए था। उस रीजन में एटलीस्ट मोर देन 1% पॉजिटिव सैंपल को फ्रीक्वेंटली सैंपल को हम लोग सीक्वेंस करते थे, और ये पैटर्न देखते कि वो जो सैंपल जहां से पॉजिटिव आ रहा है वो जिसके कांटेक्ट में जा रहा है वो कितना फास्ट स्प्रेड कर रहा है। तो आपके पास एक क्लियर डेटा हो जाता कि ये वाला स्ट्रेन की वजह से ये फास्ट बढ़ रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर रीजन में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन या स्ट्रिक्ट मेजर्स लगा करके उस स्प्रेड को रोक सकते हैं। बट नाउ द ट्रेन हैज लेफ्ट। अब हम लोगों का ये सिचुएशन है कि वी हैव नो आइडिया कि कितने डिफरेंट स्ट्रेन डिफरेंट स्टेट्स में हैं, या ये डबल स्ट्रेन ही है जो ये वो कर रहा है, या फिर ये ओल्ड स्ट्रेन ही है जो फिर से बढ़ गया है। सो दैट इज वेयर द कंफ्यूजन इज। सो आई बिलीव because of that we have messed up this whole situation. It's become a COVID mess, I would say. और वैक्सीन के ऊपर अगर हम बात करते हैं, Dilip, I'll come to that point because Yeah, sure. I want you and I want Mr. Dilip Mavlankar to talk in detail about that. yes, राहुल श्रीवास्तव जी आपके पास आएंगे और कैसे हमें रूलिंग क्लास ने एक मिजरेबल सिचुएशन में पहुंचा दिया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे वो अलग अलग राज्य सरकारें हो, उस पर बात करेंगे। लेकिन आशुतोष, हमने एक पब्लिक हेल्थ और एक वायरोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव जाना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं जमीन पर आप क्या देख रहे हैं? सौरभ, रिपोर्टर होने के नाते कहते हैं ना, कई बार ओपिनियन और पर्सपेक्टिव से दूर, मैं सिर्फ आज की तस्वीरें आपको शब्दों में बयां करने की कोशिश करता हूं जो मैंने सुबह से देखा है। अहमदाबाद सबसे पहले जो पहला कदम हुआ वो मैं सिविल हॉस्पिटल गया। सिविल अस्पताल के बाहर वहां मॉर्चुरी है और वो कोविड डेडिकेटेड मॉर्चुरी है, तो जितने भी लोग वहां पर अपनों को खो रहे हैं वो सारी डेड बॉडीज वहां मॉर्चुरी में रखी जाती है। रात में कल जिनकी मौत हुई है उनकी बॉडी सुबह तक निकल नहीं पाई थी वहां। बाकी जो परिवार थे करीबन 40-45 अलग अलग इलाकों से आए थे लोग, और जिन 3 लोगों से हमारी बात हुई में से उनका एक का नंबर 17वां था, एक का नंबर 18वां था। इंसान इंतजार करते हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की मॉर्चुरी में डेड बॉडीज इन वेटिंग थी, उन्हें निकलना था, और ये सारी कोविड की थी। इसका दूसरा पहलू ये ऐसे भी देखिए कि गुजरात का जो डेटा आ रहा है, कल का डेटा था कि 81 मौतें हुई हैं। उन 81 मौतों में 18 की वेटिंग तो अकेले अहमदाबाद जो सिविल अस्पताल है वहां से दिखाई पड़ रही है, और पूरे राज्य का आंकड़ा 81 है। अब आपको वडोदरा की बात बता, मैं इसमें बड़ौदा में हूँ और यहाँ का सबसे बड़ा जो सरकारी अस्पताल है वो सयाजी है। मैं पूरे बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट का 11 तारीख से चार्ट देख रहा था। 11 को 2 मौतें, 12 को 3 मौतें, 13 को 3 मौतें, 2 मौतें, 14 को 4 मौतें, 15 को फिर से 15 को 3 मौतें, 14 को 3 मौतें हुई हैं और 15 को फिर से 2 मौतें हुई हैं। ये पूरे बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट का है। ये मैंने वहां से डेटा लिया और उसके बाद मैं सीधा यहाँ पे 6 शमशान गृह हैं, उनमें से एक पे गया।
जो सबसे बड़ा है, वो उस में 26 चिताएं हैं। एक तरफ 6 जल रही थी और मेरे पीछे जो 6 चिताएं थी वो जल रही थी। अब लोगों को ये लगेगा कि ऐसा थोड़ी ना कि सारे के सारे कोविड से मौतें हुई हों। तो हमने वहां के जो प्रबंधक हैं उनमें से एक को हिडन कैमरे पर कैप्चर किया, कैमरा दूर रखा और बात करते करते उन्होंने जब ये कहा कि एक शिफ्ट में 26 की 26 चिताएं जल रही हैं और 3 शिफ्ट में जलाई जा रही हैं, क्योंकि एक लाश को जलने में लगभग, एक शव को जलने में 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं। 3 शिफ्ट में बॉडी यानी 50, 60, 70 शव एक शमशान गृह पे रोज जल रहे हैं और ये सिलसिला होली के बाद शुरू हुआ है। ये सवाल अगर लोगों के मन में आएगा कि क्या वो सारे कोविड से मारे गए? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां जितने लोग आते हैं वो सबको पीपीई किट पहना के लाया जाता है। डेटा वहां उनके पास मैनेजमेंट है नहीं कि बताया जाए कोविड। पहली लापरवाही यहीं पर सबसे बड़ी कि जो वहां काम करते हैं, जो शवदाह करवाते हैं, वही प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज नहीं करते क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कोविड से कौन है। लेकिन क्या ये महज संयोग है कि होली के बाद से अचानक आपको 50-60 शव एक ही शमशान गृह पे, जबकि 6 हैं, मैं सिर्फ एक की ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ, रोज जल रहे हैं? क्या ये संयोग है? ये अचानक से लोग मरने लगे? लेकिन उसको जब हमने चेक करना चाहा, आसपास बहुत सारे बायोलॉजिकल वेस्ट थे, ग्लव्स हैं, ग्लव्स कवर हैं, पीपी किट के पैकेट्स हैं, उस तरह के बायो वेस्टेज। तो उस हम नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो संख्या बताई गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उससे वो कहीं ज्यादा है। मान लीजिए इस पर अगर किसी को असमंजस की स्थिति हो तो दूसरा आंकड़ा बताता हूं। उसी शमशान गृह के आगे एक मुस्लिम कब्रिस्तान है, वहां गया मैंने, वहां के पेपर, उन्होंने डेटा मैनेज किया, उन्होंने पेपर पर नोट किया किस तारीख को कितने आए। मैंने उनसे कहा मुझे 11 तारीख से 15 का डेटा चाहिए। 11 को जब मैं डेटा चेक करता हूं तो 2 मौतें हुई हैं, 12 को उनके यहाँ 3 मौतें रजिस्टर हुई हैं, 14 तारीख को 4 लोग दफन किए गए हैं, 15 तारीख को 4 दफन किए गए हैं और आज 16 तारीख को, जो कि डेटा अब आएगा शाम को, देखते हैं कितने, सुबह से लेकर 3 शव, 2 गाड़ियां मेरे सामने आई थी, ये शव वहां दफन किए गए। ये जो एक कमी मैं यहाँ ये देख रहा हूं कि डेटा छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश है रही है। अब इसको मैं पीछे अगर अनुभव के तब जाता हूं, जो सामने देखा, तो जब हम कोविड का स्लो डाउन हुआ अक्टूबर नवंबर में, जब डेटा नीचे गिरने लगा, फिर भी तमाम सारे राज्य ये कह रहे थे, एक्सपर्ट कह रहे थे कि किसी भी हाल में अपने सुरक्षा चक्र को न तोड़ें और उसका तरीका है कि टेस्टिंग करते रहिए। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी, जहां संक्रमण होगा उसे वहां पकड़ा जा सकता है, और संक्रमण पाया गया इसका मतलब उसे आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो जब हम जिस तरह से अनलॉक किया गया, लोग कहते रहे कि दरअसल इस तरीके से लॉकडाउन करना चाहिए था, फेज वाइज लॉकडाउन करते तो पैनिक नहीं होता। बहरहाल वो इतिहास की बात थी, जो हुआ सो हुआ। अब इस अनलॉक के चलते लोग लापरवाह हो गए, पॉलिटिकल रैलियां लोगों ने बिहार से लेकर बंगाल, चुनाव देखना। हमारे लिए मुश्किल ये है कि हम किसी को सड़क पे ये पकड़े कि आपने मास्क नहीं पहना, कि आपको डर नहीं लगता। वो कह रहे हैं आप सारी सुरक्षा हमसे पूछते हो, बंगाल क्यों नहीं जाते पूछने के लिए, बंगाल में क्या कोरोना नहीं हो रहा है? तो वो जवाब दरअसल एक रिपोर्टर के पास उस समय नहीं होता है। दूसरी, साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है शायद देश में, कि अब साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए पहले तो आपको खुद भी एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा कि जो सबसे बड़ा नेतृत्व है वो प्रचार में लगा हुआ है, आप वहां मास्क नहीं पहनते हैं, वहां दूरी नहीं बनाते हैं, फिर भी पब्लिक उस पर सवाल उठाया। बातें साइंटिफिक टेम्परामेंट पे, मैं इसके पहले 4 चक्कर हरिद्वार लगा के आया। हरिद्वार में घुसने के पहले टेस्टिंग जरूरी थी, अगर आपके पास आरटीपीसीआर नहीं है तो एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, एंटीजन टेस्टिंग बूथ पर भीड़ भी लगी हुई है। फिर हम वहां जाते हैं, घाट क्लियर करा दिए जाते हैं, साधु महात्मा सन्यासी आ रहे हैं, वो नहा रहे हैं। आपको बताता हूं, जो दूसरा शाही स्नान हुआ था 12 अप्रैल की बात है, 31 लाख लोगों ने शाम के 7 बजे तक स्नान किया। अब मैं इसको साइंटिफिक टेम्परामेंट से सिर्फ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के एसओपी के मुताबिक अगर आपको उत्तराखंड जाना है तो आरटीपीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी है। यानी जो लोग 12 तारीख को शाही स्नान करने आए होंगे, इन लोगों ने 9 तारीख से लेके 11 के बीच में या 10 तारीख से लेके 12 के बीच में टेस्टिंग करवाई होगी और नेगेटिव सर्टिफिकेट होगा। क्या 9 तारीख से लेके 11 तारीख को देश भर के टेस्टिंग के आंकड़ों में वो उछाल दिख रहा है? यानी 10 से 15-20 लाख टेस्टिंग प्लस हो जानी चाहिए थी। मैंने वो उठा के आंकड़े देख लिए, वो उछाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या 31 लाख लोगों ने कुल स्नान किया? अगर हम मान लें कि 10 लाख हरिद्वार के उत्तराखंड के अपने लोग होंगे, 20 लाख बाहर से गए, वो 20 लाख लोगों ने क्या टेस्टिंग कराई थी? वो टेस्टिंग केंद्र सरकार के आंकड़ों में, क्योंकि अब सेंट्रलाइज डेटा आपकी टेस्टिंग का आ जाता है, वो 20 लाख सडनली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। वो एक पहला डाउट। दूसरा कि मान लीजिए कि अगर ठीक है 2-4 लाख लोगों ने टेस्ट कराए हो, बाकी लोग आए होंगे, एंटीजन टेस्टिंग होगी। हरिद्वार में अगर सडनली किसी दिन
20 लाख टेस्टिंग हो जाए 2-3 दिन के दायरे में, वो भी तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था डेटा में। इसीलिए मैं कह रहा हूं उस साइंटिफिक टेम्परामेंट को छोड़ करके कवरिंग कुल मिला के अथॉरिटीज, पता नहीं ये डर क्यों है कि अगर हमारे राज्य में आंकड़े ज्यादा आएंगे तो हमारी बदनामी होगी, जबकि केंद्र सरकार कहती रही कि जितने ज्यादा आंकड़े आएंगे, आंकड़ों से नहीं डरना है क्योंकि ये फैल चुका है। लोगों ने तो लापरवाही बरती है, तभी तो हम तो ये कहते हैं कि सोफिस्टिकेटेड वायरस है। लोग भीड़ में गए, नियम तोड़ा, इस वायरस को लेकर के आ गए। लोगों ने खुद जो है लापरवाहियां बरती हैं, लेकिन अब लोगों की बात छोड़ के सरकार ने क्या अपना काम किया, वो सारी चीजें मुझे वो कमियां जमीन पर दिखाई पड़ रही हैं। अब आते हैं व्यवस्था को लेकर के। वडोदरा के सरकारी लगभग सारे अस्पताल भरे पड़े हैं और कई सारे डॉक्टर वो ये कह रहे हैं, जो उनका पर्सपेक्टिव समझने की हमने कोशिश की, वो कह रहे हैं देखिए बाकी देशों में भी जैसे मौसम का बदलाव हुआ है, हर जगह वेव 2 आई है। इंडिया में विंटर तक तो हम पहले ही वेव से जूझ रहे थे। गर्मियां जब आई हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी जब अचानक मौसम का चेंज होता है वो थोड़ी डाउन होती है, और जब संक्रमण बढ़ा है, दायरा बढ़ा है, तो वो हमें और तेजी से अटैक कर रहा है। वो यहां तक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हो सकता है जून के पहले सप्ताह तक हम इसमें गिरावट देख लें, लेकिन जैसे ही मानसून शुरू होगा जुलाई के बाद कोई भरोसा नहीं है, ये तीसरी वेव इसी तरह लेकर के आ जाए, क्योंकि हमारे पास ना तो तैयारियां हैं, ना हमारे पास पर्याप्त बेड हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज सौरभ, जो हमारे विशेषज्ञ भी बता पाएंगे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ये कहा जाता था ना कि टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट। ट्रेसिंग आपने सुनी हो रही है। ट्रेसिंग का उदाहरण देता हूं, पिछले साल जब ट्रेसिंग हो रही थी, एक परिवार दिल्ली का था जिसने कहा कि मैं बिजनेस के लिए कोलकाता गया हूं, लेकिन ट्रेसिंग से पता चल गया कि दरअसल वो दोनों शख्स बैंकॉक में हॉलिडे मना रहे थे। बड़ा हास्यास्पद बन गया था, मजाक उड़ाया गया, उनकी पत्नियां पीट रही थी, उन्हें देखिए ये तो बैंकॉक गए हुए थे। तो वो ट्रेसिंग अब हो रही है क्या? ट्रेसिंग कैसे होती थी? उनका फोन लिया जाता था, चेक किया जाता था कि इस बीच किस किस लोगों से मिले थे, जिससे उन्होंने बात की, पूछा जाता था कि आपसे मिले हैं, फिर उन तक पहुंच के उनको आइसोलेट कर दिया जाता था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किसी राज्य में किसी प्रशासनिक स्तर पर नहीं हो रहा है, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग लापरवाह हो गए हैं। कोविड पॉजिटिव पेशेंट हरिद्वार में टेस्टिंग के लिए बिठाया जाता है, भीड़ आती है, वो नेगेटिव एंटीजन टेस्टिंग में पॉजिटिव पाया जाता है, अचानक आंख से ओझल हो जाता है। राहुल श्रीवास्तव जी, आज मैं बिल्कुल भी किसी भी कथित शाब्दिक शिष्टाचार के संजाल में उलझने वाला नहीं हूं। हमारी सरकारों का बेशरम और आपराधिक लापरवाही भरा रवैया, चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या अलग अलग राज्यों में अलग अलग सत्तारूढ़ दलों या गठबंधन की सरकारें हों, ये ताकतवर हैं, इनकी प्राथमिकता में आम आदमी का स्वास्थ्य नहीं है, इनके अपने अपने राजनीतिक लक्ष्य हैं, इनका अपना अपना पॉलिटिकल पीआर है। दिस लीडरशिप हैज फेल्ड अस मिजरेबली। आप सोशल मीडिया पर जाइए, सोने के पहले, सुबह उठते वक्त हर तरफ कातर पुकार है, मेरे फलाने बीमार है, कहीं से ऑक्सीजन का बेड मिल जाए, कहीं से प्लाज्मा मिल जाए, कहीं से रेमडेसिविर मिल जाए। कोई हलचल है दिल्ली के पॉलिटिकल सिस्टम में, या सब कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं? सौरभ, देखिए, अर्श मलियानी साहब एक शायर थे, उन्होंने एक शेर कहा था कि ये मेरा कमाल है गुनाह सही, मगर इतना देख मेरे खुदा कि जहां जहां पे रोका तूने मुझे, मैं वहां वहां से गुजर गया। अगर आप आज नालायकी की बात कर रहे हैं, तो देखिए पिछले कुछ दिनों में मीटिंग हुई है कि भारत में 60,000 MT तक का ऑक्सीजन की खपत है। अभी कुछ दिनों में 54% का इस्तेमाल हो रहा है, यानी करीब 46% है, लेकिन उसके बावजूद तमाम अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन की गुहार हो रही है। पेशेंट हाफते हाफते बिना ऑक्सीजन के मर जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो अभी थोड़े ही दिन पहले फॉरेन वैक्सीन, जो कि ऑलरेडी जिनको परमिशन मिल चुकी है, उनकी परमिशन धीरे धीरे करके अलाउ कर दी गई है, फास्ट ट्रैकिंग कर दी गई है। अब अगर आप ये देखें कि पूरा इंतजामात ये तब शुरू हुआ है अप्रैल के महीने में, ये मार्च में नंबर बढ़ रहे थे, हवाएं तेज हो रही थी, ये उस टाइम क्यों नहीं हुआ कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन बहुत बनती है मगर वहां केसेस ज्यादा नहीं है, कुछ राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र जैसे, जहां ऑक्सीजन काफी बनती है मगर उतनी ही खपत है।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां बनती नहीं है, वहां के लिए इंतजामात नहीं थे। ऐसा क्यों हुआ कि एक एम्पावर्ड ग्रुप कमेटी है, एक ग्रुप है टू, वो अचानक आनन फानन में 12 तारीख को मीटिंग करता है अप्रैल को, और कहता है कि पूरे 12 राज्य जो हैं ऐसे हैं उनकी मैपिंग की जाए। ये रही कहीं ना कहीं जो हम जैसे पत्रकारों को, जो कि राजनीति ज्यादा कवर करते हैं, कि उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब सांप डंच मार करके चल दिया तो लकीर पीटी जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो बंगाल के कैंपेन में, तमिलनाडु के कैंपेन में जो 800 से ऊपर की करीब सीटें हैं, उसमें अगर लगे तो कम से कम 1 करोड़ लोगों का तो जमावड़ा कर दिया गया। अगर कुंभ को देखें तो धर्म के नाम पे, पहले राजनीति के नाम पे और कुंभ के नाम पे एक जमावड़ा किया गया। अब कुंभ में क्या जरूरत है? देखिए मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं सौरभ, कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उनकी नौकरी जाने का एक बड़ा कारण यह था कि उन्होंने एक बोर्ड बना के सारे मंदिरों, जो बड़े बड़े मठ और मंदिर और तीर्थ स्थान हैं उत्तराखंड में, उनको एक छतरी के नीचे ला दिया। उससे बहुत सारे जो हिंदू महात्मन थे वो नाराज थे, और उनकी नाराजगी कुछ महीनों में दोबारा सरकार नहीं झेल सकती थी, इसलिए कुंभ में सख्ती नहीं की जा सकती थी। अब इस मामले से अगर आप देखें तो मैं एक बात कहूंगा कि ये सरकार की नालायकियां हैं। और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने जो कहा, जो बात आशुतोष ने कही, अगर इस बात में एक बात और देखें आप, तो मैं एक पहलू जोड़ना चाहूंगा, थोड़ा समय मैं आपका बर्बाद करूंगा, कि बंबई शहर में अभी तक 50 करोड़ के फाइन हो चुके हैं मास्क न लगाने के लिए। दिल्ली शहर में करीब 100 करोड़ के फाइन हो चुके हैं मास्क ना लगाने के लिए। मार्च 2020 से फरवरी 2021 में मुंबई में 31 करोड़ का फाइन हुआ था, अभी 50 करोड़ पे, यानी मार्च फरवरी से और अब मार्च अप्रैल, इन 2.5 महीने में करीब 19 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जबकि फाइन कितना है? 200 से 500 रुपए। यानी आप ये सोचिए कि कितने सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे थे। मैं आपको दिल्ली का हाल बताता हूं कि दिल्ली के अंदर नवंबर की एक मीटिंग हुई थी एलजी साहब और मुख्यमंत्री की, उसमें 2500 रुपया फाइन किया गया था। 2500 रुपया फाइन था मास्क ना पहनने का। उसके बावजूद दिल्ली में कल 2600 लोग सब चालान हुए हैं। और इस देश में हरियाणा में 2500 रुपए का फाइन है, पंजाब में 500 रुपए का फाइन है, केरल में 200 का है, तेलंगाना में 1000 रुपए का है। इंदौर जैसा शहर जो कि मध्य प्रदेश में, जहां केसेस बहुत आते हैं, वहां जून में सिर्फ मात्र 50 रुपए का फाइन था, वहां पे 73,000 लोगों के फाइन हो चुके थे। मैं ये कहना चाहूंगा यहां पे कि सरकारें नालायक हैं, ऑक्सीजन की कमी है, मगर ये बताइए जनाब कि मास्क लगाना आम आदमी ये बात नहीं जानता है इस देश में कि क्या सरकारें नालायक हैं, सिस्टम लचर है। हम ये नहीं जानते हैं कि जब अस्पतालों में पिछले साल त्राही मची थी तो क्या मौतें नहीं छुपाई गई थी? तब भी मौतें छुपाई गई थी। क्या अस्पताल में बेड मिल रहे थे? तब भी नहीं बेड मिल रहे थे। क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी? हुई थी। क्या दवाइयों की कालाबाजारी नहीं हुई थी? हुई थी। तो सरकारों ने कोई सबक नहीं सीखा अगर, तो ये बताइए कि जनता ने भी क्या कोई सबक सीखा? ये एक कलेक्टिव एक पैंडेमिक है, ये कोई एक छोटी बीमारी नहीं। पैंडेमिक में सरकारें नालायक, सरकारी तंत्र नालायक, अस्पताल तंत्र नालायक, और अगर जनता भी नालायक हो जाएगी तो कहीं ना कहीं अगर आप नंबर देखें तो जितने लोग बिना मास्क के पकड़े जा रहे थे, आज शायद उतने ही लोग कोविड पॉजिटिव होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। दिलीप मावलंकर जी, चूंकि आप पब्लिक हेल्थ से जुड़े इंस्टीट्यूट के मुखिया हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जो पब्लिक हेल्थ पर एक्सपेंडिचर है और पब्लिक हेल्थ की हमारी जो रिक्वायरमेंट है पेंडेमिक के कंटेक्स्ट में भी और ओवरऑल भी, उसमें कितना मिसमैच है? क्योंकि हम लोग नारों की तरह ये बात तो सुनते हैं कि बांग्लादेश में जीडीपी का इतना खर्च है, क्यूबा में जीडीपी का इतना खर्च है, या नॉर्वे में इतना खर्च है। इंडिया में हेल्थ में जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कितना कम ज्यादा है और उसकी प्रायोरिटी कैसी है? क्योंकि अभी भी वी आर लार्जली रिलाइंग ऑन द नेटवर्क ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट लैब्स, दिस दैट। आयुष्मान भारत या अलग अलग राज्यों की जो हेल्थ की बीमा योजनाएं हैं उनके बारे में बताते हुए भी सरकारें अपनी पीठ थपथपाती हैं।
लेकिन आप उस पर कितना रिलाई कर सकते हैं और वो कितना पब्लिक वेलफेयर के जो वेलफेयर हेल्थ वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट उसमें कितना फिट होता है, पैंडेमिक बार बार हमें ये चीज दिखा रहे हैं। एक एक्सपर्ट के तौर पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सरकारों की अब तक प्राथमिकता क्या रही है और अब क्या होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ को लेकर? सरकारों की प्राथमिकता भारत में हेल्थ के ऊपर कहीं रही नहीं। जब से आजादी मिली तब से अभी तक के हम एक्सपेंडिचर के आंकड़े देखे रफली तो करीबन जीडी पे 1% के आसपास हम रहे हैं हेल्थ के ऊपर। पब्लिक हेल्थ तो उससे बहुत ही छोटा हिस्सा है, इसमें सब पूरा हेल्थ आ जाता है, मेडिकल सर्विस, एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन सब मिला के 1% के ऊपर हम पहुंचते हैं। कभी कभी 1.1, 1.2, 1.3 तक पहुंचे, फिर कम होता है, ज्यादा होता है। बट हमको जाना है, काफी सरकारों ने, ये सरकार के पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने बताया था कि हमको 3% पे जाना है। ये सरकार ने भी बताया लास्ट हेल्थ पॉलिसी के 2.5% से 3% तक हमें जाना है। बट ये पॉलिसी में लिखा जाता है, बट जब बजट बनता है तो उससे पॉलिसी का कोई तालमेल नहीं होता। वो पिछले साल का बजट लेके थोड़ा 10-15% आगे पीछे करके नया बजट बन जाता है। कुछ पॉलिटिकल प्रायोरिटीज, जब कोई सेक्रेटरी, मिनिस्टर, जब कोई माहौल बनता है, जैसे 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हुआ, ये रूरल हेल्थ के ऊपर ज्यादा हम भार नहीं दे रहे थे, इसलिए नेशनल NRHM बना, अभी NHM बोलते हैं। उसमें 20,000-30,000 करोड़ का बजट 40,000 करोड़ जाता है। उसी तरह एक सेक्रेटरी और मिनिस्टरों ने साथ दिया होगा, RSBY राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना बना लेबर मिनिस्ट्री की ओर से। उसमें से फिर अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उदय हुआ। सो वैसे जब कोई लोग आते हैं तब बनता है, बट पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड या सोशल डिमांड नहीं है हेल्थ की। पॉलिटिक्स सोशल डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। जब लोग ही डिमांड नहीं करते हैं तो पॉलिटिशियन नहीं देंगे। जब लोगों का देखना है कि रास्ता बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, पानी मिलना चाहिए एटसेट्रा, तो पॉलिटिशियन वो देते हैं। पब्लिक हेल्थ का एक और मुश्किल काम है। मेडिकल सर्विसेज का थोड़ा इजी है क्योंकि हॉस्पिटल दिखता है। जब आदमी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास भागता है, जब आदमी बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो पॉलिटिकल डिमांड रहती है कि हमारे वहाँ हॉस्पिटल बनाओ, हमारे वहाँ दवाखाना बनाओ। बट बहुत ही कम ऐसी चीजें पब्लिक हेल्थ में हैं कि जिससे इमीडिएट बेनिफिट मिलता है या दिखता भी नहीं। आप पानी लगा दो, नल नीचे से लगा दो, गटर लगा दो, वो रास्ते पे दिखता नहीं है। बट आपने फ्लाईओवर बना दिया तो तुरंत दिखेगा सबको, हाँ ये फ्लाईओवर बना दिया। कोई मेट्रो लाइन बना दिया तो दिखेगा कि मेट्रो लाइन बना दिया। बट पब्लिक हेल्थ का जो काम है आंकड़े रखना, ये जो आपने काफी बातचीत हुई कि आंकड़े में क्या क्या है, वो हम आंकड़े रखने का हमारा कोई लक्ष्य, कोई सिस्टम ही बहुत वीक है। हमारे टाइम में जो ब्रिटिशरों ने आंकड़ों की सिस्टम बनाई थी वो ही हम चालू रखे हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का एक्ट्स हैं वो हमने ब्रिटिश एक्ट्स में से कॉपी किया। हर एक गांव में एक रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ होता है, हर एक सिटी में एक रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ होता है, वो बर्थ नोन और डेथ का रजिस्ट्रार होता है, बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट देता है। वैसे नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ है। ये जो आप डेथ का सब बातचीत कर रहे हैं, आपने कभी सुना कि वो रजिस्ट्रार का कुछ बयान आया कि कितने लोग मर गए, कितने नहीं मरे हैं, क्या आंकड़े हैं उस जगह के? वो रजिस्ट्रार का काम है, उसको लीगली मैंडेट दिया है, उसको रजिस्टर करना है, उसको डेथ सर्टिफिकेट निकालना है। कॉज ऑफ डेथ की तो बात ही आगे जाने दीजिए। सो पब्लिक हेल्थ में जो हमारा वीकनेस है, वो जब ब्रिटिशर्स चले गए तो उसके पहले हमारे पास पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स हुआ करते थे। उसके बाद हमने पब्लिक हेल्थ को मेडिकल के साथ जोड़ दिया और हम ऐसे समझे कि पब्लिक हेल्थ एक डॉक्टरी सब्जेक्ट है, एक मेडिकल सब्जेक्ट है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना चाहिए। ये एक बड़ी गैर समझूत या ना समझ है।
पब्लिक हेल्थ एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें इंजीनियर चाहिए, स्टैटिस्टिशियन चाहिए, लॉयर चाहिए, सोशियोलॉजिस्ट चाहिए, मीडिया के लोग चाहिए। बिकॉज पब्लिक हेल्थ क्या करता है, आप थोड़ा एक बता दूं कि पब्लिक हेल्थ ये काम करता है कि जो लोग बीमार नहीं पड़े, जब लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, दवा चाहिए। बट बीमार नहीं पड़ने के लिए जो कुछ करना चाहिए, साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, एक्सीडेंट न हो सके ऐसे रास्ते चाहिए, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण चाहिए कि जिससे हम बच सकते हैं, वो सब पब्लिक हेल्थ का काम है। वो हमारे वहां बहुत वीक रह गया है बिकॉज किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी सोशल ग्रुप, किसी आवाज ऐसी बनी नहीं कि हमें ये पब्लिक हेल्थ चाहिए। सो ये एक पहलू है कि हमारा पब्लिक हेल्थ ओवरऑल वीक हुआ है। इतना एपिडेमिक हुआ, आपने कभी कोई पब्लिक हेल्थ के डायरेक्टर की बात सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से सुनी? कोई नाम आप बता सकते हैं कि आपके पब्लिक हेल्थ, भारत के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर कौन है? इतना बड़ा एपिडेमिक हुआ, आपके राज्य जहां बैठे हैं आपके वो पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर कौन है? आप चारों लोग हैं अलग अलग राज्य से, बताइए आपके पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर। वो बिल्कुल नामशेष हो गए हैं, बट उनको कोई पावर नहीं है, उनका क्वालिफिकेशन भी इतना अच्छा पब्लिक हेल्थ में नहीं है, उनकी इतनी प्रेस्टीज और उनका कोई सुनता नहीं है। बट आपको हेल्थ सेक्रेटरी पता होंगे, आपको एडवाइजर टू मिनिस्टर पता होंगे, मिनिस्टर पता होंगे, बट पब्लिक हेल्थ वाले कौन है? वो दे हैव बिकम एट्रोफिड, खत्म हो गए। सो ये एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, वो हमें बिल्ड करना है। इट इज अ बहुत लंबी जर्नी है। पहले जैसे आईएएस ऑफिसर्स की कैडर थी, ऐसे इंडियन मेडिकल सर्विस कैडर थी जिसमें पब्लिक हेल्थ और मेडिकल लोग थे, वो डिसबैंड हो गई। अभी नई कमेटी पार्लियामेंट्री बनी है कि पब्लिक हेल्थ कैडर को फिर से रिवाइव करने के लिए। तो ये एक बात हो गई। दूसरा, हमारे में आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके राज्य में, देश में सोचिए, पब्लिक हेल्थ प्लानिंग या हेल्थ प्लानिंग सोचिए, ऐसे कोई है? कोई सेल है, कोई ऑफिसर है? क्योंकि हम प्लान क्यों नहीं कर सके कि कितना ऑक्सीजन लगेगा, कितने बेड्स लगेंगे, कितने वेंटिलेटर लगेंगे और कहाँ लगेंगे? क्योंकि ऐसा कोई सेल ही नहीं है। प्लानिंग तो जब हम न्यूज़पेपर में आने लगता है तब प्लानिंग का सोचते हैं कि अरे बाप रे, अभी तो बहुत मुश्किल हो गया है, अभी सबको इकट्ठा करो, कलेक्टर को बोलो, इसको बोलो, इधर से इकट्ठा करो माल सामान। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमको मिलिट्री के पास से भी बहुत सीखना है। आज एयरफोर्स बोलता है कि 10 साल के बाद में मुझे इतने जेट फाइटर्स चाहिए, तो आज से हम उसकी ऑर्डर देना, पूरी प्रोसीजर चालू करते हैं। इतनी तोपें चाहिए हमें पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे, तो इतना हम प्लानिंग शुरू कर देते हैं। उसका प्रोक्योरमेंट सब फॉरेन से आता है माल। बट हम तो हमारे देश में बनने वाली वैक्सीन का भी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे देश में बनने वाली ऑक्सीजन का भी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। सो मैं आपको थोड़ा जरा दिखा रहा हूँ। दूसरा एक बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व, ये जो आइडिया है, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लाखों करोड़ों टन अनाज भर के रखता है, अगर अकाल आ गया तो हमें भीख नहीं मांगना पड़े, दूसरे देश के पास जाना नहीं पड़े। बट हमारा कुछ मेडिकल स्ट्रेटेजिक रिजर्व है कि सपोज कुछ हो गया और हमें आज जो नीड है उससे 3 गुनी नीड बेड्स की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, तो हमारा क्या प्लान है? कैन वी मोबिलाइज दैट इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल? क्योंकि आज ये जो हमें दिख रहा है, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, वो दवाई नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहे हैं, ये सब आ रहा है, बट स्टाफ नहीं है, वो बहुत कम जगह आ रहा है। नर्सेज, एक नर्स 20 लोगों के लिए है, 25 लोगों के लिए है, वार्ड बॉय नहीं है, क्लीनर नहीं है, उसका जो पूरा अरेंजमेंट है वो भी पूरा वीक हो गया है। प्लस मेडिकल सर्कल्स में तो ये भी बात हो रही है कि 1 साल के बाद ये सब लोग थक गए, उनको आराम चाहिए। बिकॉज कई डॉक्टर्स, कई नर्सेज बहुत अच्छा काम किया, रात दिन काम किया। परसों मैं एक डॉक्टर के साथ बात कर रहा था एक सिटी में, तो उन्होंने बोला मैं 12 बजे तक रात को पेशेंट देख रही हूँ, तो आज नहीं बात हो सकती, कल मैं फ्री होंगी तो बात करूंगी।
सो ये हालत है कई हॉस्पिटल्स में, बिकॉज जिस हॉस्पिटल में 300 बेड थे उसमें 500 पेशेंट्स हैं, रात दिन पेशेंट आए जा रहे हैं। सो मेरा एक ही कहना है कि हमें प्लानिंग सोचना पड़ेगा और उसके लिए रिसोर्सेज लगेंगे और उसके लिए पॉलिटिकल और सोशल प्रायोरिटी आज हमारे वहां नहीं है। कोई भी आप पॉलिटिकल मैनिफेस्टो पढ़ लो, उसमें कहीं पब्लिक हेल्थ का नाम तो मैंने नहीं देखा है। पानी आता है, पानी अभी ये बजट में पानी बढ़ा दिया और हेल्थ के साथ मर्ज करके दिखा दिया कि 200% बजट बढ़ गया है। बट पब्लिक हेल्थ का जो पूरा सिस्टम है, एक तो हम समझते ही नहीं रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ क्या है, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर करता क्या है। आप किसी को जाके पूछो, डॉक्टर को, तो पब्लिक हेल्थ ऑफिसर क्या करता है नहीं पता है। वो हमारी फेल्योर है। एज पब्लिक हेल्थ लीडर्स वी हैव नॉट बीन एबल टू एम्फसाइज पब्लिक हेल्थ ऑन people's minds and create institutions which will, एम्स क्या है पता है, कार्डियोलॉजिस्ट क्या है पता है, नर्स क्या है पता है, लॉयर क्या है पता है, एमबीए क्या है पता है, बट पब्लिक हेल्थ वाले करते क्या है वो हमें नहीं पता है। तो वो एक करना चाहिए और उसके लिए एक लंबा एक रास्ता है, उसमें भी कभी कभी बात करेंगे। अब थोड़ा बर्थ एंड डेथ की बात हुई है, किसी किसी एरिया में हम चंद्र पे पहुंच रहे हैं, मंगल तक यान पहुंचा दिया है, बहुत अच्छी बात है। बहुत एरियाज ऐसे हैं, हम वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बट जब तक डेथ रजिस्ट्रेशन का ताल्लुकात है, हम यूरोप से 300 साल पीछे, 300 साल। आप कोई भी इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी ऑफ लंदन। लंदन में 1600, 1500, 1300 की सदियों में प्लेग के एपिडेमिक हुआ करते थे और उस टाइम सैकड़ों हजारों लोग एक एक वीक में मर जाते थे लंदन में। तो उसका पूरा हिसाब किताब बना के उसका छपवाई करके पब्लिक के लिए हर वीक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और उसको बोलते थे बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी ऑफ लंदन। आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, 1660, 1664, और पूरे साल का हिसाब किताब क्रिसमस के अगले पहले के बुधवार में पूरे साल का हिसाब किताब हो जाता। कितने लोग मरे, मेल फीमेल, एज वाइज, किस हिसाब से मरे, सब कुछ। वो आज हमारे पास नहीं और हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। न तो पब्लिक हेल्थ वालों ने दिया है, न मेडिकल वालों ने दिया है, न आईएएस ऑफिसर, सोशल, पॉलिटिकल। क्या आदमी मर जाता है भाई, उसका कॉज तो देखो। किसी का बाप मर गया, माँ मर गई, बच्चा मर गया, हम लिख देते हैं कि मर गया, उसको दफना दिया, उसको जला दिया, बस भजन किया, लड्डू खाए, उसको जाके उसकी अस्थि नर्मदा में या गंगा में बहा दी। बट किसी को जो आप उन्होंने बोला साइंटिफिक टेम्पर का, लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर इधर दिखता है कि भाई ये आदमी क्यों मर गया, उसको हम बचा सकते थे। न तो फैमिली सोचती है, न उसकी जो कुटुंब, कबीला, कास्ट वगैरह सोचते हैं, न हम सोशल पॉलिटिकल लोग सोचते हैं, न डॉक्टर सोचते हैं, न अधिकारी सोचते हैं, न पॉलिटिशियन सोचते हैं। एक गांव में 1000 लोगों का गांव है, साल में 6-8 लोग मरते हैं, उसका हिसाब किताब करने में कितना टाइम लगता है। 6 लोग क्यों मर गए कि भाई ये कैंसर से मर गया, ये बूढ़ा था, ये बच्चा देते हुए मर गई, 4 लोग। और यही काम यूरोप ने 300 साल पहले किया, इसलिए उनका पब्लिक हेल्थ आगे है। तो ये एक हमें बहुत ही व्हाट शुड आई से कि जिसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, कि डेथ रिकॉर्डिंग, कॉज ऑफ डेथ एनालिसिस एंड ड्राइविंग पब्लिक हेल्थ एक्शंस थ्रू कॉज ऑफ डेथ, वो हमें पूरा ब्लाइंड स्पॉट है। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं, कोई इंटरनेशनल एजेंसी ध्यान दे रही है, जैसे यूनिसेफ, WHO, UNDP, ये सब हैं, वो भी कभी भी डेथ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। इसलिए जो परिस्थिति वो है, बट उसमें से भी हमने काफी अच्छा काम किया है, ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं किया। सरकारों ने काफी अच्छा काम किया है। जो सरकारी हॉस्पिटल में जिनको फ्री ट्रीटमेंट मिली है, बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट मिली है कई जगह में, एटलीस्ट मुझे जो पता है। सरकारी अस्पतालों में बहुत कमियां हैं। डॉक्टर्स जो जिन्होंने काम किया है बहुत ही अच्छी तरह से, उनके परिवार को भी निग्लेक्ट करके काम किया है। कुछ डॉक्टर, नर्सेस मर भी गई। सो काफी अच्छा काम हुआ है, बट एक सिस्टमैटिक पद्धति से और एक सिस्टम बना के नहीं हुआ। इसलिए हम
वापस भूल रहे हैं। और जब ये पैंडेमिक, मुझे तो ये भय है कि जब पैंडेमिक चला जाएगा तो हम और भूल जाएंगे। अभी 1 साल में ही हम भूल गए कि ऑक्सीजन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट अभी उसको हम कैसे सिस्टमैटिकली उसका स्ट्रक्चर बनाए कि आगे जाते हुए इसको स्ट्रेंथन हो, तो वो एक आई थिंक चर्चा का विषय होना चाहिए कि हाउ डू वी बिल्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेंथन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। That's a very important insight, दिलीप मावलंकर जी। दिलीप, मैं आपसे बिल्कुल इस बहस से जुड़ा, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके फील्ड से जुड़ा विषय सवाल पूछना चाहता हूँ। हम अक्सर देश की तरक्की को जीडीपी के नजरिए से देखते हैं। हमें हमारे प्रधानमंत्री एक संख्या बताते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, फिर उसके आगे की चीजें बताई जाने लगती हैं, पीछे की चीजें बताई जाने लगती हैं, एक सुनहरी तस्वीर दिखाई जाती है। आप भारत में पैदा हुए, आपकी शुरुआती पढ़ाई यहाँ हुई, अभी आप अमेरिका में हैं, वहां पे उच्च शिक्षा और ये सब चीजें कर रहे हैं जी। मावलंकर जी ने रिसर्च की, अनुसंधान की, पॉलिसी की, सबकी बात की। आपको क्या फर्क दिखता है दोनों देशों में? आशु ने भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की, जवाहरलाल नेहरू इसकी बात करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राइट। आज भी हमारे घरों में बड़ा जोर होता है जिस दिन हम ये ऐलान करते हैं कि नहीं, हमें साइंस ही नहीं पढ़ना है, तो ऐसा लगता है जैसे हमने कोई महापाप कर दिया है, हमारी बुद्धि कुंद ठहरा दी जाती है, अरे आर्ट्स पढ़ेगा, है ना। तो एक तरफ तो साइंस को लेके हमारा इतना बायस है, लोग बड़े गर्व से अरे 100 में 100 आए मैथ्स में, साइंस में ऐसे आए हैं ना, और दूसरी तरफ साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं तो हम सब 100 में 0 स्कोर कर रहे हैं, है ना। बरेली में हजारों लोग जुड़ जाते हैं कि उसका सर कलम करो, उस हिंदू प्रीस्ट का कि उसने नबी के लिए ऐसी बात कही, हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं। कुंभ में किस ढिठाई के साथ बयान दिए जा रहे हैं, अब जाके कुछ अखाड़ों ने कहा है कि नहीं हम रैप अप कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी कह रही है कि 30 अप्रैल तक चलेगा। बंगाल में किस बेशर्मी के साथ चुनाव प्रचार हो रहा है, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं, ढिठाई पूरी, है ना। क्या फर्क देखते हैं आप? हमें कितने हजार वर्ष लगेंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट को पाने में, और क्या उतने हजार वर्ष के बाद भी हमारे अंदर वो आ पाएगी प्रवृत्ति? नहीं, जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व किया, आपने जो भी शॉर्ट करियर में अभी तक है, वो सबसे बड़ा डिफरेंस है अप्रोच का। हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम, जो मैंने पढ़ाई की ड्यूरेशन में देखा, वो मार्कशीट या डिग्री बेस्ड था कि हमें डिग्री अचीव करनी है जिसमें मुझे क्लास टॉप करना है। क्लास टॉप करने के लिए आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिसको आपको एक्सेल करके राइट कर देना है, यू स्कोर 98%, आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए। नाउ नॉलेज बेस्ड सिस्टम हमारे यहाँ से कंप्लीटली हट गया है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है वो हम लोग सोचना भूल गए, और उसकी वजह से हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट अफेक्टेड है। देखिए ओवरऑल अगर आप देखिए जनरल पब्लिक पे साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑलमोस्ट सब जगह ही थोड़ा बहुत वेरी करता है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हमारा साइंस का जो लीडरशिप सिस्टम है, वो उतना हमारा बॉयंट या फिर इतना आप बोलिए इन्फ्लुएंशियल नहीं है जितना वेस्टर्न सिस्टम या वेस्टर्न सिविलाइजेशन में है। से आप एग्जांपल लीजिए, अभी यूएस में क्या होता है कि जैसे जैसे पीक आ रही है या जो भी होता है, जब भी व्हाइट हाउस का टास्क फोर्स आता है तो वहां पे आपको एक वेरी कॉमन नेम मिलते हैं, डॉक्टर एंथनी फाउची। नाउ वहां जो सीसीडी को और जो वहां उनको एंथनी फाउची को इंडिपेंडेंस दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट बेस्ड पॉलिसीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मैं वो इंडिपेंडेंस इंडियन सिस्टम में नहीं देख रहा हूं। हमारे यहाँ एज इज डॉक्टर सीनियर दिलीप ने ही अभी बहुत क्लियरली मेंशन किया कि हमारे यहाँ हर चीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, और कोई भी चीज जब तक पॉलिटिकल इशू नहीं बनता है तब तक उसको कोई परस्यू नहीं करना चाहता, और ये पॉलिटिकल इशू बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको जॉब लेना है, आप पास हो गए और आप जॉब ले चुके हो, और दैट्स इट। साइंटिफिक टेम्परामेंट इज समथिंग विच वी हैव टू लर्न, और वो हमें अपनी फैमिली से स्टार्ट करना होता है। सबसे बड़ी चीज जो अभी साइंटिफिक टेम्परामेंट में जो अभी मैं देख रहा हूँ, अभी कल मैं एक ड्राइवर कैब ड्राइवर के साथ आ रहा था, तो उनसे बात हो रही थी, वो बता रहे थे अपनी वही स्टोरी, लास्ट ईयर उनका जो हो गया, ये पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ही लॉस्ट हिज जॉब, कर्जे में आ गया एंड ऑल। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने वैक्सीन लिया क्या? वो अराउंड 50 की एज के थे, सो ही इज एलिजिबल।
उन्होंने बोला नहीं सर, पता नहीं, इंडिया की वैक्सीन तो फर्जी है, पता नहीं लोगों को हो जा रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों लोग, मुझे पता चले कुछ और हो जाए। ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे कॉमन सिस्टम में बहुत ज्यादा है कि हमारे अंदर अपने सिस्टम में जो चीजें इन्वेंट की जाती है उसके लिए पहली बात तो हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। वी आर वेरी नॉन कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स अबाउट थिंग्स विच इज बेस्ड ऑन आवर इनोवेशन और साइंस। हम लोग उन चीजों पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है जो हमारी मिथोलॉजिकल चीजें हैं, जैसे अरे हमने, जैसे आप बोल दीजिए अरे कोरोना हुआ है, काढ़ा पी लीजिए, कोरोना ठीक हो जाएगा। ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, राइट। अब उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, हो सकता है किसी पर्सन के लिए हेल्पफुल हो, लेकिन वैक्सीन जो कि एक अच्छे खासे 1000 ऑफ पीपल के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया गया है, जिसका एक एफिकेसी डेटा है, जिसकी सेफ्टी को अच्छे से मेजर किया गया है, उसको लेते हुए हमारे यहाँ लोग हजारों बार सोचते हैं क्योंकि हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है अपने साइंटिफिक सिस्टम के ऊपर। और उसका वही रीजन है कि हमारे साइंटिफिक सिस्टम को हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा गवर्न किया गया है। हमारे साइंटिफिक सिस्टम को वो इंडिपेंडेंस नहीं मिला है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मिलता है, जिसकी वजह से हमारा जो अप्रोच है वो नॉन साइंटिफिक रहता है मोस्टली, और उसका हमें हैवी प्राइस पे कर रहे हैं। करंटली आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है हमारा, मतलब आप देखिए एंथोनी फाउची या फिर हमारे कोई भी इक्विवेलेंट साइंटिस्ट को एट दैट स्टेज कि वो कितना फ्रीक्वेंटली बोल सकते हैं। इवन यूएस में आप देखिए कि इतना अच्छा वैक्सीनेशन हो गया है, अराउंड मोर देन 30% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया गया है। अभी कल के अपने एक अपीयरेंस में डॉक्टर एंथनी फाउची ने बहुत क्लियरली स्टेट किया है कि इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड स्टिल यू हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, still you have to follow all the norms, still you have to carry your mask। हमारे यहाँ कोई इतना ऑथोरेटिवली ये बोलेगा ही नहीं या बोलता ही नहीं है कि आप जो भी है, अभी ये गया नहीं है पैंडेमिक, जैसे ही जनवरी आया नंबर कम हुए, हमारे यहाँ एक वर्ड, एक फ्रेज है फॉल्स ऑप्टिमिज्म, अरे इंडिया वालों को तो कुछ नहीं हुआ, हम तो फ्री हो गए, हमारे यहाँ तो कोरोना से कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वी जस्ट लूज डाउन ऑल द थिंग्स, जैसे भी जो भी रेस्ट्रिक्शंस है सब हम लोग भूल गए, एंड वी आर सीइंग द रिजल्ट। तो ये जो मेन डिफरेंस है मैंने देखा है कि हमारे अप्रोच जो होती है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बायस्ड होती है, और पॉलिटिक्स ऑलवेज गोज टू लाइक विनिंग कॉम्बिनेशन जिससे वो विन कर सकते हैं। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में पॉलिटिक्स और साइंस काफी हद तक एक दूसरे से सेपरेट है। साइंस अपना काम करता है और अपनी पॉलिसीज को अच्छे से वो साइंटिफिक बेस पे इंप्लीमेंट कर सकता है। अब द क्वेश्चन कि हम लोग क्या कभी वहां पहुंचेंगे, आई एम प्रेटी होपफुल, मैं एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर हम राइट अप्रोच फॉलो करें, लाइक इफ वी स्प्रेड द अवेयरनेस, जैसे मैंने अपने कैब ड्राइवर से फर्स्ट बात यही पूछी जैसे मुझे उनकी उम्र पता चली कि क्या आपने वैक्सीन लिया। सो हमारी एज का अगर कोई भी पर्सन किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आता है जिसको हम जानते हैं कि वो वैक्सीन के लिए एलिजिबल है, इट इज माय फर्स्ट ड्यूटी as a student, as a scientist, or even as a citizen, to tell them that they must go and take vaccine, because उससे न सिर्फ उनकी जान बल्कि बाकी लोगों की भी लाइफ को सेफ्टी मिलेगी। तो ये जो टेम्परामेंट है वो हमें धीरे धीरे वही सोशल मीडिया का अच्छा यूज करके या पर्सनल अपनी अप्रोच को चेंज करके वो लाना पड़ेगा, एंड विद टाइम आई होप थिंग्स विल चेंज एंड वी विल अंडरस्टैंड कि साइंस को आप सिर्फ अपनी फीलिंग से नहीं बल्कि एविडेंस के बेस पे फॉलो करें, एंड यू विल हैव ऑलवेज गुड रिजल्ट्स। एंड बेस्ट एग्जांपल आप देखिए इजराइल में अभी क्या हुआ है। इजराइल में जैसे ही उन लोगों को वैक्सीन अवेलेबल हुआ, उन्होंने अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया। आज ही वहां पे मैंडेट आया है, ये रूल आया है कि यू आर अलाउड टू गो विदाउट मास्क इन द पब्लिक, बिकॉज दे हैव गॉट द हर्ड इम्यूनिटी, दे हैव populated almost every person in their country. So that's very clear evidence that vaccines are working. तो हमारे यहाँ इस बात को लेकर के डिबेट होने लगता है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई मीन इस पे तो कोई डिबेट होना ही नहीं चाहिए, राइट? आपके पास डेटा है, आप देख रहे हो, यू जस्ट गो अहेड एंड फॉलो इट। सो या आई मीन वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच वेरी ड्रास्टिकली, दैट्स वन सेंटेंस आई वुड लाइक। थैंक यू दिलीप। मेरा अगला सवाल दिलीप मावलंकर जी और राहुल श्रीवास्तव जी, आप दोनों से है। आशु देन आई विल कम टू यू। वैक्सीनेशन, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट। ये दिलीप ने कुछ मिथ्स की बात की और हम सब अपनी डे टू डे लाइफ में ये देख रहे हैं कि अलग अलग वैक्सीन को लेकर जो मिथ हैं, जो सब चीजें हैं। राहुल श्रीवास्तव जी, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। राज्य लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि कई हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आई जहां पे वैक्सीनेशन के लिए, सेकेंड डोज के लिए लोग गए, लौटना पड़ा, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताला। स्टेट कह रहे हैं कि हमें मिल नहीं रही। हमने पहले भी बात की थी कि स्टेट्स को हम क्यों नहीं ये पावर देना कि वो खुद से खरीद सकें।
अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर सरकारों की प्राथमिकता है, केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि नहीं हम तो वैक्सीन दे रहे हैं, ये लोग मैनेज ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो जो एक पॉलिटिक्स हो रही है इसको लेके बयानबाजी हो रही है, एक तरफ कहा जा रहा है सब चंगासी और एक तरफ केंद्र वर्सेस राज्य चल रहा है। और मावलंकर जी, ये वैक्सीनेशन को लेकर हमारा जो अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये जो लोगों का माइंडसेट है, हाउ डू वी डील विद इट? आप दोनों ही लोग, राहुल जी पहले आप। सौरभ देखिए, जहां तक आपका इस सवाल में बहुत सारी तहें हैं। पहला सवाल कोऑर्डिनेशन। जब से कोविड हिंदुस्तान में उसका पदार्पण हुआ, तब से लेकर के अगर आप देखें तो एक बहुत बढ़िया एक राजनीतिक इतिहास है इसका। इसमें लॉकडाउन, इसके बाद के लगातार लॉकडाउन बढ़ाए जाना और उसके बाद लॉकडाउन की ढील, और इसकी कहानी अगर आप देखें तो पहले ये बहुत सेंट्रली डोमिनेटेड था। सेंट्रली डोमिनेशन के बाद उसमें स्टेट्स का रोल बढ़ने लगा। उसके बाद टीकाकरण आया, टीका पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में था। अभी हालात अगर देखिए आप, जब से थोड़े खराब होने लगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सौरभ, दो चीजें हैं। एक तो इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, ये कौन पॉलिटिकल श्रेय लेगा कि लॉकडाउन का जो नेगेटिव श्रेय है वो किसके पल्ले में जाएगा नुकसान का, वैक्सीनेशन का जो पॉजिटिव श्रेय है वो किसके पल्ले में जाएगा। और इसी से तमाम चीजें जुड़ जाती हैं सौरभ। अगर सरकारें छुपा रही हैं कि आंकड़ा कितना है डेथ का, वो इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो छुपाना चाहती हैं। उसी की आड़ में जनता में तमाम लोग ऐसे हैं जो कि वो भी छुपाना चाहते हैं कि मुझे कोविड था या मेरे किसी घर वाले को कोविड था, वो भी छुपाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बड़े क्लब है पत्रकारों का, उसमें चुनाव हुआ, उसमें एक वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे और वो कोविड पॉजिटिव थे और वो चुनाव में वोट लेने गए थे। तो क्या सरकार, क्या पत्रकार, यहाँ पे आप देखिए तो प्रथा एक ही है। लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन की कहानी देखें तो कहीं ना कहीं सरकार ने उसको सेंट्रलाइज करके अपने लिए मुश्किल जरूर क्रिएट की। हालांकि शुरू में जैसे आपने एक साहब ने बताया कि कैब ड्राइवर कह रहा है कि मैं क्यों लगाऊं, मुझे डर लगता है। सौरभ, मुझे एक अजीब बात ये हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर से पूछनी पड़ेगी सौरभ, कि ये कौन सी मानसिकता है कि मास्क बिना लगाए कोविड, जो कि एक भयावह बीमारी है, आपको उससे डर नहीं लगता, लेकिन वैक्सीनेशन से आपको डर लगता है, आप वैक्सीनेशन नहीं लगाते। तो वैक्सीनेशन की किल्लत की दास्तान हमने पिछली बार भी डिस्कस की थी कि अभी तक अगर आप देखिए तो कोई भी राज्य अपनी मिले हुए कोटे को पूरा नहीं कर पाया वैक्सीनेशन लगाने में। उसमें आपका सवाल जो अभी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इतने करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का, ना हमारे पास एएनएम है ना नर्सें हैं, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे लोग कोविड से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वैक्सीनेशन लाने के लिए आपके पास स्टाफ कहां से आएगा? उसके आगे का अगर आप सौरभ दास्तान देखिए कि आपने रिसर्च का मुद्दा बहुत बढ़िया उठाया। मेरे हाथ में मैंने एक कभी खबर की थी कि स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने कहा कि टोटल हेल्थ का जो बजट 65,000 करोड़ के करीब है, उसका सिर्फ 3.7% यानी 4,000 करोड़ रिसर्च में, हेल्थ रिसर्च में जाता है, जो कि पूरे जीडीपी का 0.002% है। इतना कम पैसा जाता है सौरभ, उसके बावजूद हेल्थ रिसर्च वाले अपना टोटल पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 70% पैसा खर्च करते हैं। इस साल में आपने 70 किया तो कानून के मुताबिक आपको अगले साल और कट के मिलेगा। तो ये बहुत सारी पेचीदगियां, नालायकियां हैं सिस्टम की, जो कि कहीं से रिमूव नहीं हो रही हैं। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि जो हमारी प्रिपेयर्डनेस थी, एक तो सिस्टम में वैक्सीन उतारने की, उस पर शंकाएं हो गई हैं। स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट को कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ने जो आश्वासन दिए थे, वो 100 मिलियन और 70 मिलियन के करीब के आश्वासन दिए थे। उनका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा अपेक्षाओं से कम है। वो बाजार में वैक्सीन नहीं उतार पा रहे हैं। अगर वो बाजार में वैक्सीन नहीं उतार पा रहे थे तो फास्ट ट्रैकिंग की जो एक्सरसाइज सरकार ने आज से 3 दिन पहले की, वो पहले क्यों नहीं शुरू हो गई? ये सवाल बहुत जरूरी है। दूसरा, राज्यों को जो कहना है कि हमारे पास बहुत किल्लत है, हमको नहीं मिल रहा है, सौरभ, इस बात में ये बात तय है कि राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, क्योंकि राज्य ही अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं कि मैं सबसे बड़ा ज्यादा इफेक्टेड राज्य हूं तो मुझे सबसे ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। यानी महाराष्ट्र अगर ज्यादा है तो महाराष्ट्र को यूपी से
ज्यादा वैक्सीन मिलने चाहिए थे, जबकि ऐसा Rationalization. नहीं हुआ क्योंकि मेरे हाथ में आंकड़े हैं। जी मावलंकर जी। हाँ हाँ, आप बता रहे थे वैक्सीन का। मैं थोड़ा एक और एंगल लेना चाह रहा था प्लीज। कि जिसको दूरंदेशी बोलते हैं, कि फॉरसाइटेडनेस, दूरदर्शिता। जी दूरदर्शिता। तो ये अगर हम सोचते, हमने भी उस टाइम नहीं सोचा था, बताया नहीं था, हमारी भी भूल मैं मान लेता हूँ, उधर से चलता हूँ, कि जब लास्ट ईयर जून जुलाई का टाइम था, तब वैक्सीन के कैंडिडेट्स बनने को तैयार हो गए थे लेबोरेटरी में, उसकी ट्रायलें शुरू हो रही थी वर्ल्ड में। तो हम उसी टाइम क्यों ना 5 J&J, मॉडर्ना और फाइजर को बोले कि हमारे वहां आके इंडिया में ट्रायल करो भैया, हम आपको 100 करोड़ दे देते हैं, आपको लाल जाजम बिछा देते हैं, जैसे हम दूसरे देशों के उद्योगपतियों को बुलाते हैं कि भाई इधर आओ, हमारे साथ MOU करो और हमारे वहां इन्वेस्ट करो। तो वैसे हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को बुला सकते थे कि भैया भारत में आओ, वैक्सीन ट्रायल करो, बहुत सस्ते में हो जाएगा आपका काम, बहुत जल्दी हो जाएगा। और फिर हमको ये ब्रिजिंग ट्रायल का झंझट नहीं रहता। अगर हमारे वहां 30,000 लोगों पर उन्होंने ट्रायल किया होता, J&J, मॉडर्ना, फाइजर, नोवाटेक, जो कुछ वाले थे, और हमने उनको हर एक को 100, 200, 200 करोड़ दे दिए होते, तो बाय दिसंबर हम सब लाइसेंस दे सकते थे सबको। वो हमने सोचा नहीं, या सोच के ना बोल दिया उनको, हमको ये फॉरेन वाले नहीं चाहिए, हमें हमारे वाले का वैक्सीन चाहिए। ये मेंटालिटी था पॉलिटिकली, मुझे पता नहीं, बट ये एक स्टेप हो सकता था। तो हमारे वहां अगर ट्रायल उनके होते तो हमें कोई शंका उसमें नहीं रहती, तो हम जल्दी उसको लाइसेंस दे सकते थे। और हमको तो पता था हमारी आबादी कितनी है, 18 साल के ऊपर की आबादी सिर्फ गिने तो 100 करोड़ है, हर एक को 2 डोज लगना है, तो हमें 200 करोड़ डोज की जरूरत है। वो तो हमें अक्टूबर नवंबर या पिछले साल से ही पता था कि जब वैक्सीन आएगा तो हमको 200 से 300 करोड़ डोज की जरूरत रहेगी। हमारे मैन्युफैक्चरर्स की कैपेसिटी हमें पता है कि 10 करोड़ बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 करोड़ बनता है अभी। तो उसमें कोई ज्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं कि हमें वैक्सीन इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमें पता है हमारा तेल कितना पैदा ही होता है, हमारा खपत कितनी है, तो हम सऊदी अरेबिया जाके, ईरान के पास से जाके, कहीं और के पास से जाके ONGC को बोलते हैं कि उधर जाके खनन करो और तेल ले आओ हमें। तो वही काम हम वैक्सीन में कर सकते थे, बट क्यों नहीं हुआ वो आप सब को समझना है। अगली बार हमें देखना है कि इसको हम कैसे फास्ट ट्रैक कर सकें। दूसरा ये बात है कि इमरजेंसी यूज हमने दिया। इमरजेंसी का क्या मतलब समझते हैं? हॉस्पिटल ने बोर्ड लगा दिया कि ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, और वो हम डिपार्टमेंट 9 से लेके शाम को 5 बजे तक ही चलता है, तो उसको इमरजेंसी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो इमरजेंसी यूज वैक्सीन तो हमको 24 घंटा देना चाहिए, जहां मिलता है, जितना मिलता है। सपोज हमने दिसंबर में हमारे पास 10 करोड़ वैक्सीन था रफली, जो कुछ न्यूज़पेपर में आया है, तो 10 ही 2 करोड़ खरीद लेने का था, और रात दिन जिसको देना है वो देने का था। बट वो हमने नहीं किया, हम 3 दिन दे रहे थे। ये लोगों को, डॉक्टरों को पहले देंगे, फिर नर्सों को, फिर फ्रंट लाइन, फिर हमें भी नहीं कन्विंस था कि ये वैक्सीन सेफ है कि नहीं है। हमारे साइंटिस्ट को नहीं कन्विंस था, तो हम धीमे धीमे 2 महीने वो किया। फिर पता चला कि अभी तो वैक्सीन ही शॉर्टेज हो रहा है। सो हमारा पूरा वैक्सीन का प्लानिंग जो पिछले जून जुलाई से शुरू होना था, वो पता नहीं कब शुरू हुआ। गवर्नमेंट के फाइलों में उसकी सब रिकॉर्ड होगी, मीटिंग कब हुई, क्या हुआ, क्या मिनट्स हुआ वगैरह, बट वो हम नहीं कर पाए। हमारे पास यंत्रणा नहीं है। राहुल साहब ने बताया, वो बात गलत है। ये वैक्सीन कोई भी नर्स लगा सकती है, कोई भी हेल्थ अटेंडेंट लगा सकता है। मोदी साहब को भी कोई न्यूरो सर्जन ने वैक्सीन नहीं लगाई, वो नर्स ही वैक्सीन लगा रही थी एम्स की। सो हमारे पास करोड़ लाखों में नर्सेज हैं, और वैक्सीन लगाने का प्रॉब्लम नहीं है, उसके मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। ये एक पहला मुद्दा मैं करूं। दूसरा मुद्दा जो मेरा और सरकार के स्ट्रेटेजी और वर्ल्ड ओवर की स्ट्रेटेजी में थोड़ा मेरा सोच अलग है, मे बी मेरी सोच लिमिटेड है, चूक भी हो सकती है, आई एम ओपन टू करेक्शन। बट मेरा ये मानना है कि वैक्सीनेशन का पर्पस क्या है।
वैक्सीनेशन के दो पर्पस होते हैं एपिडेमियोलॉजी में, और दिलीप कुमार जी बताएंगे कि एक तो इंडिविजुअल प्रोटेक्शन कि जिसको वैक्सीन लगेगा उसको उसका फायदा मिलेगा, और दूसरा हर्ड इम्यूनिटी। अभी जो हम स्ट्रेटेजी कर रहे हैं वो इंडिविजुअल प्रोटेक्शन की कर रहे हैं, बिकॉज इससे तो अभी जो कर रहे हैं 60 के ऊपर सब देश में दे दो, फिर 50 के ऊपर दे दो, फिर 40 के ऊपर दे दो, फिर उसके तो हर्ड इम्यूनिटी 2 साल के बाद आएगी। मेरा ये कहना है, हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया करीबन जनवरी में, भारत के 740 डिस्ट्रिक्ट्स हैं रफली, उसमें से टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना है उसका आप टोटल करो तो वो 50 डिस्ट्रिक्ट में ही 60% कोरोना के केस और 60% कोरोना के डेथ है। तो अगर मुझे पूछा गया होता तो मैं बताता ये 50 डिस्ट्रिक्ट में ही वैक्सीन दो और सबको दे दो 18 के ऊपर, कि उधर ये 50 डिस्ट्रिक्ट में हर्ड इम्यूनिटी आ जाए तो आपका 60% प्रॉब्लम कम हो जाएगा। आप कहीं मेघालय या त्रिपुरा में 50 साल के ऊपर या 60 साल के ऊपर जहां कोई केस ही नहीं हो रहे, उधर भी वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहा है वैक्सीन, कहीं और रिमोट ट्राइबल एरिया में जा रहा है जहाँ केस ही नहीं है, वो उससे डेथ कम हो सकती है जब उधर जाएगा, बट उससे हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनेगी जल्दी से। सो जहां कॉन्सेंट्रेटेड केसेस हो रहे हैं, बॉम्बे है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, लखनऊ है, ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं, तो उसमें हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से करनी चाहिए, तब जाके ये रोग काफी कम हो सकता है। अगर पूरे देश में हर्ड इम्यूनिटी करने को जाएंगे तो 2-3 साल लगेंगे, 200 करोड़ डोज कितने टाइम में लगेंगे वो आप सोच लो। तो सर इसमें मैं एक सवाल ये भी पूछना चाह रहा था कि जो सरकार ने अपनी जब वैक्सीनेशन पॉलिसी को रोल आउट किया तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस रखे कि पहले हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को, उसको लेके भी डिबेट हुई। हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स में ना तो जर्नलिस्टों को रखा है, ना सैनिटेशन वर्कर्स को रखा है, ना क्रिमेटोरियम में, शमशान गृह, इन सब में काम करने वालों को रखा है, जबकि ये डायरेक्ट उसमें लाइन में आते हैं। दूसरा हमने 45 का कैप रखा 60 के बाद, जबकि तमाम विशेषज्ञ ये बोल रहे हैं कि ये जो सुपर स्प्रेडिंग हो रही है, ये जो 20 से 35 वाला 40 वाला वर्ग है जो सबसे ज्यादा मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर जॉब रिक्वायरमेंट, तो इनसे सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। आपको लगता है कि इसको लेकर भी वी नीड टू रीथिंक? बिल्कुल वही, वो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 50 डिस्ट्रिक्ट में देना चाहिए, उसका एक लॉजिक ये भी है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जो इंडोनेशिया ने ऐसे किया है, उन्होंने बोला कि बूढ़े लोगों को हम नहीं देंगे, हम यंग लोगों को पहले देंगे, वो एक अलग स्ट्रेटेजी है। दूसरा, ये सब का मॉडलिंग हो सकता था, कंप्यूटर बेस्ड मॉडल हो सकता था। मैं नहीं एक्सपर्ट हूँ, बट काफी लोग इधर हैं, मैथमेटिशियंस हैं, कंप्यूटर बेस्ड मॉडल की ये स्ट्रेटेजी करने से हम कितने को बचा सकते हैं। हमारे पास 10 करोड़ डोज थे, तो हम 10 करोड़ को कैसे डिप्लॉय करें जिससे सबसे मैक्सिमम फायदा हो। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी निकाली, उन्होंने भी कंसल्टेशन किए होंगे, उनको ये लगा कि सबसे पहले सबसे बूढ़े लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक बात है, बट पूरे देश के बूढ़े लोगों को एक ही इस टाइप का रिस्क है ये मैं मानता नहीं। दिल्ली के, बंबई के बूढ़े लोगों को ज्यादा रिस्क है, बिकॉज उधर ट्रांसमिशन ज्यादा, उधर डेथ भी ज्यादा हुआ। आप पिछले डेटा देख लो, आप देख लो आसाम के कितने बूढ़े मर गए और बाकी दूसरे लोगों के कितने बूढ़े मर गए। सो हमारा पूरा जो स्ट्रेटेजी है वो एपिडेमियोलॉजिकली गाइडेड होना चाहिए, एपिडेमियोलॉजिस्ट उनको गाइड करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ बहुत अच्छे एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं है, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। अच्छे एपिडेमियोलॉजी पढ़ना है तो बाहर गांव प्रदेश जाना पड़ता है, उधर जाके लोग पढ़ के आ सकते हैं। दूसरा, मैं ये भी एक सुझाव सोच सकता हूँ कि क्यों ना हम फॉरेन एडवाइजर्स को बुला लें। अगर हमारे पास कोई नहीं है, कोई चीज नहीं है हमारे पास, एक्सेप्ट कर लें कि भाई नहीं, हमारे पास इतने अच्छे एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं है। भारत के उधर सेटल हुए हर चैनल पे आते रहते हैं, टॉप लेवल एपिडेमियोलॉजिस्ट को बुला लें कि भाई हमको एडवाइस करो, हमको स्ट्रेटेजी बना के दो, हमको मॉडल भारत का बना के दो। वो जब फॉरेन मॉडल से हम घबरा के सब किया हमने कि इतने लोग मर जाएंगे, बट हमारा मॉडल भी करना चाहिए। सो वो भी एक पहलू है। तीसरा पहलू यह है कि हमारे पास वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कम है कि हमारे पास पैसे उनको देने के लिए हमें इच्छा नहीं है। सो एक मॉडल ये भी मैंने सजेस्ट किया था कि वैक्सीन कंपनियों को बोलो कि आपका 10%, 20% प्राइवेट मार्केट में बेचो,
आप कमाओ जितना कमाना है। मैंने तो ऐसे भी सोचा, सुझाव दिया था कि रॉबिनहुड प्रिंसिपल लो, उनको बोलो कि उसको 10,000 में बेचो पहले 10% को। भारत में 10,000 वाले लेने वाले तैयार हैं, और उसके में से जो फायदा होगा वो उसमें से 50% फायदा गवर्नमेंट को दे दो, तो गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन फ्री में मिल जाएगा। कि एक 10,000 वाला बिकेगा तो आप 10 फ्री में दे दो, जैसे ड्रग कंपनीज हर दफे करती हैं। तो वो भी सोचा जा सकता था कि सबको सस्ते में सस्ता वैक्सीन 150 रुपये का लेके, फिर अभी हमको पता चल रहा है कि वो कंपनी बोल रही है कि हमें 3,000 करोड़ दे दो, हमारे पास तो पैसा ही नहीं एक्सपांड करने के लिए। तो ये भी क्या प्लानिंग, इतने सब फाइनेंशियल एनालिस्ट ये सब बैठे हुए हैं, हमको पता होना चाहिए था कि ये कंपनी के पास पैसा नहीं है एक्सपांड करने के लिए। सो कंपनीज के साथ जो सप्लायर्स हैं हमारे इतने वाइटल, उसके साथ हमने पहले से नेगोशिएशन करके कुछ एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए था कि हमें हर महीने में 10 करोड़ वैक्सीन, 25 करोड़ वैक्सीन मिले, कि जिससे हम हर्ड इम्यूनिटी की ओर जा सके। और टोटल बजट इतना बड़ा नहीं है। आप देश का लॉकडाउन के अभी जब जा रहे हैं तो जो नुकसान हो रहा है उसके सामने वैक्सीनेशन की जो प्राइस और वैक्सीनेशन की जो कॉस्ट है इतनी बड़ी नहीं है। लास्ट आपने जो बोला कि जो 3 महीने पहले कर सकते थे वो कर सकते थे, बट उस टाइम हमें लगा कि हमें भारत में बना हुआ वैक्सीन चाहिए, हमें अपना वैक्सीन चाहिए, मेक इन इंडिया चाहिए। सो वो भी एक थोड़ा मेंटालिटी सोचना चाहिए। हम BMW को लाते हैं, हम मर्सिडीज को आने देते हैं, हम नहीं बोलते कि भाई भारत में बनी कार यूज करो, भारत में बना पेट्रोल यूज करो, बट वैक्सीन में हमने क्यों ये किया पता नहीं कि भाई हमें तो भारत वाला चाहिए। परदेश वालों को कुछ रीजन दिखा के हटा दो या नहीं आए ऐसे कुछ करो, ऐसा थोड़ा माहौल। उसमें क्या ट्रूथ है मुझे नहीं पता, मैं कोई कमिटी का उसका मेंबर नहीं हूँ, सो वो आई डोंट वांट टू गो इनटू, बट वी वर नॉट सो वेलकमिंग टू फॉरेन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। ऐसे एक माहौल एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ के बन रहा है। जी आशुतोष। सौरभ मैं एक इसमें बात कहना चाहूंगा। मैंने जो दिलीप साहब ने बात उठाई कि जो बहुत सारे फॉरेन वैक्सीन, उसके साथ एक परेशानी जो आ रही थी शुरू में सरकार के साथ कि यूरोप और अमेरिका वगैरह में पेटेंट के बहुत सारे मुद्दे लेकर के सरकार की तरफ से अपील भी हो रही हैं कि इसमें पेटेंट रिजीम्स को थोड़ा डिसमेंटल किया जाए, जिससे पूरी दुनिया को वैक्सीन मिल पाएगा। क्योंकि अगर करंट रेट पे देखें तो करीब 83 देश है दुनिया में जिनको वैक्सीन 2024 तक नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो दिलीप साहब ने एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि एक तो मेक इन इंडिया, ये जो स्वदेशी का नारा था, इससे कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर था, क्योंकि भारत में बना वैक्सीन एक बड़ी पॉलिटिकल टेम्पलेट बन रहा था। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाने के लिए, ये बात भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कई बार ये मुद्दा इन दिनों में उठा है, लेकिन आप ये समझिए कि इसमें भी मठाधीशी का सवाल आ जाता है सौरभ। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर से एपिडेमियोलॉजिस्ट या बाहर से एक्सपर्ट बुलाएंगे तो आईसीएमआर जैसा संगठन, जिसका बजट पिछले साल 4,000 कुछ करोड़ था और उसको वो खर्च नहीं कर पाया, तो घट करके इस साल 2,000 कुछ का रह गया, तो आईसीएमआर में क्या होगा? तो क्या है कि ये बहुत सारे इनहेरेंट पॉलिटिकल और सिस्टमिक सवाल जो हैं वो हिंदुस्तान को हमेशा परेशान करते रहेंगे। जी राहुल जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। हमारे नौजवान साथी आशुतोष, उनकी भाव भंगिमाएं बता रही है कि उनको एक लंबी बातचीत में बैठने का अभ्यास नहीं है। और आशुतोष, मुझे पूरा भरोसा है कि आप क्लास में बैक बेंचर रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। इस मामले में तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं बिल्कुल बैक बेंचर ही था। और मेरे पास एकदम जो भी पढ़ाई होती थी, क्योंकि मैं पहले तैयार कर लेता था सिलेबस, तो सिर्फ सवाल होते थे कि ये मेरे सवाल है, मुझे बस इसका जवाब मिल जाए टीचर से। दिलीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे मावलंकर जी? नहीं, मुझे भी 5-1 मिनट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप निकल सकते हैं, मैं आपको क्लोजिंग दे देता हूँ। दिलीप मावलंकर जी, आप इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़े, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम आगे भी लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए पब्लिक पॉलिसी से जुड़े मुद्दों पर आपके पास आते रहेंगे। सरकार का तो मैं कोई भरोसा नहीं दिला सकता, लेकिन हमारे लिए इस देश के नागरिकों की शिक्षा, इस देश के नागरिकों का स्वास्थ्य और उन सब के लिए जो जरूरी साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। थैंक यू सो मच दिलीप मावलंकर जी, आपने इतना समय दिया। थैंक यू।
एक ही जाते जाते कहना चाहूंगा कि हमारी सरकारों ने भी काफी अच्छा काम किया है, तो उसको भी थोड़ा अप्रिशिएट हमें बीच बीच में करना चाहिए। त्रुटियां बहुत बीच हैं, में बहुत अप्रिशिएट कर लेंगे, बहुत अप्रिशिएट किया भी है। वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी तारीफ हुई है, लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही थी उसकी भी तारीफ हुई है, लेकिन अभी जब चारों तरफ चीख पुकार देख रहे हैं, डेटा छिपाने की प्रवृत्ति देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शमशान घाटों के किनारे वो टिन शेड लगाए जा रहे हैं कि कोई तस्वीर ना खींच ले, मध्य प्रदेश में सरकारी आंकड़ा कुछ है, चिताएं कुछ जल रही हैं, झारखंड में वो लड़की चीख रही है और अंदर सोरेन सरकार के मंत्री कुछ कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री असम में प्रचार कर रहे हैं और दुर्ग में चिताओं का अंबार लगा है, महाराष्ट्र में कलेक्ट्रेट के बाहर रेमडेसिवियर की मांग को लेकर लोग धरना दे रहे हैं, यूपी और गुजरात के बीच सिरफुटअव्वल चल रही है रेमडेसिवियर आए कि ना आए, उत्तराखंड में कुछ और हाल है, दिल्ली में लोग नेता मदद कर रहे हैं लेकिन एक बिस्तर पर दो दो लोगों के लेटे होने की तस्वीर आ रही है, गुजरात में एम्बुलेंस की कतारें लगी हैं। सर ऐसे में सरकार की तारीफ नहीं कर सकते, हम सॉरी। तारीफ मैं इसलिए बता रहा हूँ, तारीफ करने की बात नहीं है, अप्रिसिएशन ऑफ द वर्कर्स हु आर वर्किंग। यस, एंड जो हेल्थ सेक्टर के वर्कर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट के हों चाहे सरकारी हो, बाकी के लोग वो बहुत ओवर स्ट्रेच्ड हैं। राहुल श्रीवास्तव जी ने भी जिक्र किया, बाकी लोगों ने भी, उनको तो हम लोग कृतज्ञ थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और उसका सिस्टम हम कैसे बदलें जी, ये परिस्थिति फिर से न हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, बट मुझे रजा देनी पड़ेगी। थैंक यू। आशुतोष, अगले सवाल को लेके आपके पास आते हैं। आपने काफी इलेक्शन रिपोर्टिंग की है, हमने भी थोड़ी बहुत की है। मैं आपका एक व्यक्तिगत नजरिया जानना चाहता हूं कि हम जिस तरह के दृश्य देख रहे हैं, दिलीप मावलंकर जी ने जो बात कही मैं थोड़ा गलत समझ गया और पहले ही भावुक और उत्तेजित होके सरकारों को कोसने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि सरकार से उनका तात्पर्य नेताओं से है, लेकिन ये सत्य बात है कि जो हेल्थ सिस्टम में अलग अलग लोग हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये डिसाइसिव इलेक्टोरल इशू क्यों नहीं बन पाता है आशु? आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताइए, क्योंकि हम लोगों ने देखा पलायन हुआ, कितने करोड़ लोग प्रभावित हुए, नौकरी, जीडीपी को हिट, इकोनॉमी को हिट, हेल्थ सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बना। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस पैंडेमिक के दौर में सबसे बड़ा चुनाव बिहार में हुआ, ठीक? बिहार में स्थिति खराब है। बिहार के मंत्री हैं भाजपा के नेता मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री हैं, बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये एक उदाहरण दे रहा हूं, अलग अलग सरकारों के ऐसे 20 नमूने दिए जा सकते हैं। हालांकि कुछ लोग जो क्षुद्र मानसिकता के, वो इसमें भी वो अप्लाई करेंगे कि बीजेपी वाले का नाम लिया तो कांग्रेस वाले का क्यों नहीं लिया, कांग्रेस वाले का लिया तो रीजनल का क्यों नहीं लिया, कुंभ का लिया तो रमजान का क्यों नहीं लिया। इस देश को वॉट अबाउटरी ने मार रखा है, एक गलत को दूसरे गलत का उदाहरण देकर सही साबित करने की कोशिश की जाती है। आपका क्या अनुभव है इस रिपोर्टिंग और पहले की रिपोर्टिंग के दौरान? क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है कि लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़े मुद्दे बने? सौरभ, इस बात को शुरू करने के लिए दरअसल दिलीप कुमार जी ने एक बात कही थी पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के, इसको वहां से ले जाना होगा। जिस तरह की डेमोक्रेसी में हम हैं, यहाँ पॉलिटिक्स ही सर्वोपरि है, क्योंकि अल्टीमेटली सारे डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप लेती है। आपके देश में कुछ अच्छा होगा तो उसके लिए भी जिम्मेदार पॉलिटिकल लीडरशिप है, कुछ बुरा होगा तो लीडरशिप ही है। तो वो जैसे फैसले लेंगे हमें उसी को आगे बढ़ाना होगा। अब आपको वैक्सीन से लेकर के टेस्टिंग को लेकर के एनडीएमए एक्ट का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ सेंट्रलाइज कर देना है। दरअसल जब शुरुआत हुई थी तो आप केंद्र की जिम्मेदारी इतनी थी कि एयरपोर्ट पर ऐसी मॉनिटरिंग हो कि वायरस इस देश में ना घुसने पाए, लेकिन क्या आपको याद है फरवरी मार्च में टेस्टिंग हो रही थी एयरपोर्ट पे, चेकिंग हो रही थी। चेकिंग क्या थी? एक थर्मो स्कैनर लगा के देख रहे थे किसको फीवर है कि नहीं। आपको पता है उस थर्मो स्कैनर का इस्तेमाल मैं अपने घर में तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए करता हूँ कि इसमें पकौड़े तलने हैं कि नहीं। कई सारे देशों में शेफ उसका इस्तेमाल करते हैं, उस थर्मो स्कैनर का टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं कितना डिग्री है। थर्मो स्कैनर को बाईपास करने के लिए लोगों ने वो पैरासीटामोल खा खा के चले आते थे, फीवर नहीं मिल रहा था। कितने दिनों बाद टेस्टिंग शुरू हुई थी, आरटीपीसीआर, एंटीजन, इन सब की। ये यहाँ पर कंट्रोल शुरू हो गया था। कई सारे राज्य नियम नहीं बना पा रहे थे, एमएचए नोडल मिनिस्ट्री हो गई, गृह मंत्रालय सारे फैसले आपको लेने हैं, गाइडलाइंस आप देते जा रहे थे। अब जब त्रासदी खड़ी है, न एनडीएमए एक्ट है न गाइडलाइंस है, सब एक्चुअली दरअसल सारे राज्य आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप की सबसे बड़ी कमी ये
कि जब आपने पहले दिन जो कह दिया कि मैं घर का मालिक हूं, मैं जो कहूंगा आपको वही करना है, तो आखिरी दिन तक अगर अच्छा हुआ तो आपके लिए ताली भी बजेगी, और अगर आज बुरा हो रहा है तो जनता का सवाल बाद में, जनता लापरवाही कर रही है। यही तो आपका काम है ना घर के मालिक का, कि आपके घर के सदस्य कैसे रहेंगे, किन नियमों का पालन करेंगे, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। जनता लापरवाह कब तक हुई? जब ये माहौल बनने लगा, कोरोना हार गया। बिहार के चुनाव में आपने भी कवर किया था, क्या कहीं पर कोरोना की बात थी? ये होगा कि हम फ्री वैक्सीन देंगे। अब आते हैं आपके इस सवाल पर कि आखिर पॉलिटिकल इश्यू क्यों नहीं बनता। वैसे पुरानी कहावत है भारत में कि जस राजा तस प्रजा। मैंने दरअसल कई सारे लोग हम समझाते थे, पुराने गुरु कहते हैं कि नहीं, दरअसल जैसी प्रजा वैसा राजा। ये घूम फिरकर बात हम पर आ जाती है कि कितनी बार जब चुनाव का माहौल आप 70-80 के दशक से ले लीजिए, कितने राज्यों में जनता अपने विधायक को चुनने के पहले, डिबेट के पहले, या कई बार उनके दरवाजे पर कहती है कि हमारे पास एक अस्पताल दे दीजिए। स्टैंडर्ड कहा जाता है कि एक प्राइमरी क्लिनिक हो, एक मिड पॉली क्लिनिक हो, और उसके बाद एक हॉस्पिटल हो। इस व्यवस्था की मांग क्या उठी कहीं? माफ कीजिएगा, हम आप दोनों हिंदी भाषी बेल्ट से आते हैं, क्या इस हिंदी भाषी बेल्ट में किसी जगहों पर आपने सुना है पब्लिक कह रही हो कि हमें एक यूनिवर्सिटी चाहिए, यहाँ क्लिनिक चाहिए, यहाँ अस्पताल चाहिए? दरअसल उन्माद, बाकी सारी चीजें आती तो हमारे बीच से ही है ना। हम जैसे हैं, हमारा पुलिसिंग सिस्टम भी वही निकलता है। हम ही और आप पुलिस बनते हैं, हम ही और आप बाबू बनते हैं, हम ही और आप जाकर के आगे नेता बनते हैं, हम ही और आप जो है बुरी तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि वही अगेन कि साइंटिफिक टेम्परामेंट कहीं है नहीं। पढ़ने के लिए तो साइंस पढ़ना है, लेकिन टारगेट घूम जाता है कि देखिए एडमिशन नहीं मिला तो आगे क्या होगा। मावलंकर जी कह रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर जैसी कोई पोस्ट है ही नहीं, क्यों आईएएस की तर्ज पर इस तरह की कोई पोस्ट है नहीं। तो दरअसल पब्लिक के बीच वो कमी है, और उसका सबसे बड़ा फायदा जो नेता हमारे बीच से निकला है वो हमारी नब्ज जानता है कि हमें सबसे बढ़िया होता है कि इस जात का कैंडिडेट इस इलाके से निकलेगा, वो उसका विनिंग फैक्टर है, वो इसी पर वोट देगा। फिर आप देख लीजिए वो इस रिलीजन का है, यहां से इसको उठा लीजिए, हमें वोट इस पे मिलना है। तो जब आपकी सरकार बनने का आधार जातीय और उसके बाद धर्म की, रिलीजन की मानसिकता है, और आपका समाज का वो ढांचा है, तो आखिरकार सरकार क्यों परवाह करे? जब उसको ये देख रहा है कि इतने से काम चल जा रहा है, तो वो क्यों जाकर के हजारों करोड़ का ये बजट करे, उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट में जाए। जब एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि गंगा में स्नान करने से कोरोना नहीं टच करेगा, तो उस राज्य के अधिकारियों, बाबू जब को क्या फर्क पड़ा क्यों जाकर के इसकी चर्चा करे कि नहीं। अब अभी जिस समय हम बात कर रहे हैं, लैंसेट की रिपोर्ट आ गई है, वो कह रहे हैं कि ये वायरस एयरबॉर्न है, और रेकमेंड कर रहे हैं कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में बदलाव कर दिया जाए। यहां तक कि आप इंडोर, यानी हम 4 लोग अपने अपने घरों में, अपने दफ्तरों में बैठे हैं, जहां ज्यादा लोग ना हो, फिर भी मास्क पहने। अब यहाँ पर एक कब्रिस्तान में आया, वहां लोग हैं, कहीं पर आग जलाई जा रही है, कहीं दफनाए जा रहे हैं, वहां 2-4 लोग ऐसे मास्क नीचे करके लेके घूम रहे। मैंने कहा अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए सोचिए। कह रहे कोरोना ना कुछ नहीं है। मुझे ये सवाल करना पड़ा, फिर ये कब्रिस्तान में इतने लोग जो लेटे हुए हैं, ये क्या ऐसे ही चले गए? तो क्या ये कुल मिला जवाब क्या था आशुतोष? कोई जवाब नहीं था, हंस के कोई जवाब नहीं था। लेकिन मेरी बात का फर्क इतना पड़ा कि 4 लोगों ने उसे डांटा कि ये मास्क पहन लीजिए, क्योंकि मैंने कहा कि आपके लिए नहीं है। हो सकता है आपको अपने जीने पर अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन आप जिन लोगों से मिलेंगे, अगर यहाँ कोई एक संक्रमित आ गया, बॉडी संक्रमित आ रही हैं, आप उसको छू रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात बताऊं, दिलचस्प क्या कहूंगा, मुझे देख के बुरा लग रहा है, शमशान से लेकर के कब्रिस्तान में कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं है। सरकारी नियम तो है, एसओपी तो है, ग्लव पहने, पीपीई किट पहने, इक्का दुक्का लोग दिखाई पड़ेंगे, कोई नियम को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन यहां पब्लिक की गलती मैं नहीं दूंगा, सरकार की कड़ाई। आपको याद है जब पिछला लॉकडाउन लगा, 2 चालान काटे गए हर जगह। आप एक और स्टैंड देखिए, जैसे गाजीपुर पार करके आप नोएडा में, दिल्ली में घुसते हैं, डर के मारे सबके मास्क ऊपर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है 2000 का चालान है और पुलिस नहीं छोड़ेगी, दिल्ली पुलिस मॉनिटर कर रही है। लेकिन जैसे आप नोएडा गाजियाबाद में घुसते हैं, गाड़ी से मास्क रिलैक्स करके मतलब आराम की मुद्रा में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फाइन ज्यादा से ज्यादा 100-200 है। ये पता है शाम हो गई है तो पुलिस कोई बात नहीं, मिलेगी भी नहीं, सब घर चले। तो जो शक्ति दिल्ली पुलिस दिखा सकती है, वो ही शक्ति नोएडा गाजियाबाद की पुलिस क्यों नहीं दिखा सकती? अगर वो चालान दिल्ली की पुलिस करती है तो वही बाकी जगहों पर क्यों नहीं हो सकता?
वो गुजरात या बहुत एकदम आप आए, मैं गुजरात कहने के लिए, अहमदाबाद में फिर भी इस दख्ती दिखाई दी, एक बड़ी जागरूकता भी दिखी कि जहां टेस्टिंग हो रही है वहां लोग जाके लाइन में टेस्टिंग करा रहे हैं, लेकिन बाकी बाजार बंद कर दिया, फिर भी किसी का मास्क नीचे है, किसी ने पहना ही नहीं है, किसी को परवाह ही नहीं है। और पुलिस तो है लेकिन कोई इतनी सख्ती नहीं बरत रहा है। तो फिर कुल मिला के सख्ती उसी सरकार की बात आएगी कि कहाँ है एनडीएमए एक्ट, कहाँ है नोडल एजेंसी, कहाँ है नोडल मिनिस्ट्री, कि भाई हमें अपने गार्ड्स लोअर नहीं करने हैं। जिन नियमों को बनाया गया था उन नियमों में अगर आपने जरा सी ढील दे दी, ये वायरस कैसे फैल रहा है? या तो नाक और मुंह से ही रहा है, सबसे बड़ी भीड़ की वजह से एयरबॉर्न हो सकता है। तो भीड़ क्यों लग रही है? लोग लापरवाह क्यों हैं? अगर लोग लापरवाह, आपके परिवार में कोई बच्चा लापरवाही करे तो क्या आप उसे देखेंगे कि नहीं उस बच्चे की गलती है? दूसरा ये कहेगा कि नहीं आप घर के बड़े हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसे डील करना है, सख्ती कीजिए। क्या सख्ती के लिए कभी किसी ने विरोध किया? आपको याद है किसी विपक्षी पार्टी ने यह सवाल उठाया कि चालान क्यों किया जा रहा मास्क के लिए? किसी ने नहीं ये सवाल उठाया। लेकिन जब आपने ढील दे दी और उसके बाद आपके पास हर चीज का नियंत्रण है, यहीं पर दरअसल राजनीतिक इच्छा शक्ति पे इसीलिए सवाल उठते हैं कि आपको एक स्टैच्यू बनाना है तो आप चाइनीज कंसल्टेंट रख सकते हैं, वहां की लेबर काम कर सकते हैं। आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने, मेट्रो रेल बनानी है, फ्लाईओवर बनाने हैं या फिर फास्ट ट्रेन बनानी है, तो आप दुनिया भर के देशों की मदद ले सकते हैं क्योंकि आपको काम निकालना है। वैक्सीनेशन ड्राइव जब करनी है, दुनिया भर के इतने प्लेयर्स खड़े, क्यों? जो दिलीप साहब कह रहे थे, मावलंकर साहब, कि क्यों आपने उन्हें मौका नहीं दे दिया कि आइए यहाँ ट्रायल कीजिए, यहाँ मैन पावर सस्ता है, सरकार रेड कारपेट दे सकती है उनके लिए। हम वो इच्छा शक्ति नहीं दिखा पा रहे। तो मुझे लगता है कि पब्लिक से ज्यादा, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, और दरअसल राजनीतिक सिस्टम है, बिना राजनीति के कैसे कुछ हो सकता है? हमारा पूरा सेटअप राजनीति है, डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप लेती है, हम सरकार चुनते हैं, इसीलिए वोटिंग प्रक्रिया है और लोग हाईली ओपिनियटेड है, राजनीतिक उनके अपने विचार हैं, ये सब अपनी जगह सही है और इनकी जरूरत भी है। कौन बाबू कैसे डिसाइड कर लेगा कि देश की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल राजनीतिक जो लीडरशिप है वही तय करेगी, इसलिए तो हमने चुना है वो। लेकिन उनकी पॉलिसीज क्या वो सही समय पर बना रहे हैं? क्या वो उसे सही समय पर लागू करने के आदेश और निर्देश दे रहे हैं? इन्हीं सारे सवालों के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं। और इसीलिए आज जो लापरवाही है, आप उसके लिए चाहे केंद्र सरकार को दोष दे लीजिए, चाहे राज्य सरकार को, लेकिन जनता से ज्यादा मुझे लगता है अथॉरिटीज की, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, लीडरशिप, नेतृत्व, ये कहीं ना कहीं उसकी कमी है। आपने सख्ती, जब कहते हैं कि आपको लीड करना होता है, आप जिस तरह के एग्जाम्पल बिहार बंगाल में दे रहे हैं, पब्लिक हमसे सवाल पूछ रही है, कम से कम 50 बार ये सवाल पूछा जा चुका है, आप हमसे सवाल पूछने आते हो मास्क क्यों नहीं चाहिए, बंगाल क्यों नहीं जाते, वहां कोरोना नहीं हो रहा है क्या? मैं क्या जवाब दूं कि वहां पर टेस्टिंग कम कर दी गई है? न विपक्ष बीजेपी सवाल उठा रही है, न टीएमसी कुछ बोल रही है कि आपने टेस्टिंग जो है 80% रिड्यूस कर दिया ताकि नंबर ना आए। आशुतोष, आपने नेता नगरी को इतना समय दिया, आप रिपोर्टिंग असाइनमेंट पे हैं, सो यू कैन लीव नाउ। शुक्रिया सौरभ। और आप ख्याल रखें अपना, बस मैं अपने, आप जा रहे हैं, ललन टॉप के रिपोर्टर्स भी अब फील्ड पे निकल रहे हैं, सबको मैं यही बोल रहा हूँ, प्लीज स्टे सेफ, क्योंकि सरकार की नजर में भले ही आप फ्रंटलाइन वर्कर ना हो, लेकिन हमारी नजर में और समाज की नजर में आप सब लोग जो इतने मुश्किल वक्त में भी फील्ड पे जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, सो प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड keep updating us, keep showing us the reality and stay safe. Thank you, Ashutosh. शुक्रिया सौरभ, शुक्रिया दिलीप, शुक्रिया राहुल जी। राहुल श्रीवास्तव जी, ये जो बात आशुतोष इस महफिल में इशारों में कह गए, वो थोड़ा खुल के हो। क्या बंगाल पे ये कोविड लहर असर नहीं कर रही है, या ये नंबर 2 मई के रिजल्ट का किसी पाले में लड्डू तो किसी पाले में मातम का इंतजार कर रहे हैं? फर्क नहीं पड़ता है क्या अब हमारे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को? राहुल श्रीवास्तव जी। सौरभ, हम दोनों पीयूष मिश्रा को बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो उनको अगर आप उनका एक पुरानी नज़्म अगर आप ध्यान करें तो उन्होंने लिखा है कि आज के जलसों में देखो एक गूंगा गा रहा और बहरों का ये रेला नाश्ता महफिल में है। इससे अच्छी लाइन मेरे ख्याल से आज के इस हालात पे नहीं हो सकती। लेकिन मैं कुछ बातों से जो है सौरभ नाइत्तेफाकी रखता हूं जो कही गई, वो ये है कि देखिए, यथा राजा तथा प्रजा ये तब होता था जब राजा राम हुआ करते थे और राजा दूसरी चीज हुआ करता था।
लोकतंत्र में कहीं ना कहीं यथा प्रजा तथा राजा भारी हो जाता है। क्यों कहता हूं कि वही जनता है जो कि तिलक तराजू तलवार पे शहर फूंक देती है, आशियाने जला देती है। आप कहते हैं कि मेरे से पूछा गया कि आप मास्क नहीं लगाया, मैं चालान करूंगा, तो मैं कहता हूं कि बंगाल में तो किसी से नहीं पूछ रहे। उस बात की अंडरलाइन ये है कि मैं कोविड से नहीं डरता हूं, आप मेरा चालान बेफालतू में कर रहे हैं। अब ये रियलिटी है क्या? ये कहीं ना कहीं मानसिकता जो है कि कोविड मेरे आसपास नहीं है, मेरे ये कानून, ये ट्रैफिक लाइट पे रुकना, ये लड़कियों को सड़कों पे ना छेड़ना, ये सब मेरे नहीं, सरकार द्वारा मुझ पे थोपे गए हैं। ये कि मास्क मैं नोएडा में नहीं लगाता हूं, दिल्ली में लगा लेता हूं, ये सरकार और कानूनी सिस्टम की रिफ्लेक्शन कम है, ये एक जनता का रिफ्लेक्शन ज्यादा है। कहीं ना कहीं कोविड में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, सजग होकर देख कि मैं कहूंगा कि ये बात इस देश का हर प्रबुद्ध नागरिक जानता है, कारें नालायक होती हैं, तो इस डिसएडवांटेज को एक्सेप्ट करके चल रहा कि वैक्सीनेशन में पॉलिटिक्स हुई, लॉकडाउन में पॉलिटिक्स हुई, सामंजस्य में सरकार और केंद्र में पॉलिटिक्स हुई कि जब बुरा हाल था, जब करा जा सकता था तो मेरा बाद में राज्यों को वर्चुअली अनाज छोड़ दिया गया। ये खुल के बहुत सारी बातें सौरभ कर चुके हैं, मगर 1 साल के वक्फे के बाद, इतनी मौतें देखने के बाद, अपने परिजनों को परेशान देख करके, हॉस्पिटलों के बाहर भीड़ देख करके, क्या हम आज भी मास्क उठाने को तैयार नहीं हैं? क्यों? क्योंकि बंगाल में चुनाव में नेता नालायकी कर रहे हैं। ये सवाल, यक्ष प्रश्न हमारे लिए है, सरकारों के लिए शायद कम है। दिलीप, एनी क्लोजिंग रिमार्क? फर्स्ट थिंग इसी बात पे मैं बोलना चाहूंगा, जो जनता के ऊपर बोल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि आप अगर ये डिसीज का पैटर्न देखते हैं तो मोस्टली जो हाई मोर्टेलिटी रेट है वो बियॉन्ड 70% 70 की एज वाले लोगों में है, या फिर जिसके पास कोई मॉर्बिडिटी, कोई प्री कंडीशंस है लाइक डायबिटीज एंड ऑल। तो यंग पॉपुलेशन जो है, जो बिलो 40 है, उसको ये नोशन हो चुका है कि वो ही इज नॉट गोइंग टू डाई, उसको कुछ होने वाला नहीं है, और वो इसको इतना लाइटली लेता है। एंड दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, जैसे आपने अभी बोला भी राहुल जी ने, कि हम लोगों ने उसकी वजह से पूरे कोविड सिचुएशन को, जो हमारी जनता है वो इतना इग्नोरेंट हो चुकी है इस बात को लेकर के, उसको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ये डेफिनेटली बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारा जो यंगर जनरेशन है, जिससे हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग या बेटर अप्रोच की एक्सपेक्टेशन रख सकते थे, वो ही ज्यादा कैजुअल अप्रोच फॉलो कर रहा है। दैट इज व्हाट इज कॉजिंग द रिसेंट जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बोल सकते हो, या जो बढ़ रहा है, वो मोस्टली बिकॉज ऑफ बिलो 40 ईयर की एज में आ रहा है। फॉर माई क्लोजिंग रिमार्क, मेरा सबसे अभी एक ही रिक्वेस्ट है, आई मीन अब हम लोग इस स्टेज में आ चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अलावा अभी राइट नाउ कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन whoever is eligible for the vaccination and wherever you are getting the vaccination from an authorized source, obviously आप लोग वैक्सीन ले ले जहां भी मिले जिसको, और जितने भी नॉर्म्स होते हैं जो भी इंटरनेशनली या नेशनली इम्प्लीमेंट किए गए, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं। और अगर ये चैन हम लोग स्टार्ट कर देंगे तो सबकी सुरक्षा वहां हो जाएगी। तो ओवरऑल यही है कि हमें फॉलो करना चाहिए साइंटिफिक अप्रोच को, सुनना चाहिए स्पेशलिस्ट को, एक क्रेडिबल सोर्स से अपनी न्यूज को लेना चाहिए। सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप सौरभ जी आप जी ने भी कवर किया था, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड का जो कल्चर है, जिसकी वजह से हमारे पूरा जो सिस्टम में जो साइंटिफिक अप्रोच को इट्स लाइक एंटी साइंटिफिक वो बढ़ाता है, तो उस चीज के लिए हमें बहुत जरूरी है कि लोगों को अपना न्यूज का सोर्स बहुत क्रेडिबल करना होगा, और हमारे न्यूज चैनल्स को भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी कि हम किसी अनक्रेडिबल रिसोर्स को दवाई बना के कोरोना की ना बेचने लगे। बिकॉज वही बात है, जैसे काढ़ा वाली बात मैं बोल रहा हूँ कि दैट कुड बी अ रेमेडी फॉर सम पर्सन बट इट्स नॉट अ क्योर। और ये परसेप्शन हमारी न्यूज चैनल्स भी, बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी लोगों के बीच में इस तरह से स्प्रेड कर देते हैं कि हमें ये हो जाता है कि ओके हुआ तो हम ये खा लेंगे, ये कर लेंगे एंड वी विल रिकवर। एंड जिसकी वजह से जब आपको होता है तो आप सफर करते हो, आपकी फैमिली इवेंचुअली सफर करती है। सो
always get your news from a credible resource. That's one thing which I will suggest to all of the सारे के सारे दर्शकों को बोलूंगा कि ये बहुत जरूरी है कि आप अपना जैसे खाना लेते हैं तो आप जानना चाहते हैं उसमें क्या क्या है, प्रोटीन कितना है, विटामिन कितना है, ठीक उसी तरह से आप अपने न्यूज रिसोर्सेज को वेरीफाई करें, कहीं भी किसी गलत इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड ना करें, बिकॉज that one WhatsApp forward will be responsible, can be like responsible for the death of some person. So ये important factor है जो हम हर एक individual को हमें ध्यान में रखना होगा for future. थैंक यू दिलीप, थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ जी, अपने राहुल जी, आपने अपना समय दिया नेता नगरी के लिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। नेता नगरी में आपने आज अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स की बात सुनी, पब्लिक हेल्थ, वायरोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर नजर रखने वाले और फील्ड से रिपोर्ट करने वाले। अब आपकी बारी है। आपको लग सकता है कि सिर्फ नेताओं को या सिस्टम को कोसने से हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है और ये जो सर्वशक्तिमान लोग हैं सारी जिम्मेदारी इनकी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी गलत हैं। ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। जब बार बार विशेषज्ञ हिदायत दे रहे हैं तो हमारे लिए मास्क लगाना किसी चालान से बचने का तरीका नहीं होना चाहिए। हम जब भी अपने घर से बाहर निकलें, जिस तरह की सावधानी हमने बिल्कुल शुरुआती दौर में बरती थी, हमेशा मास्क लगा के जाते थे, बार बार सैनिटाइज करते थे, उसी सावधानी की नए सिरे से अपेक्षा है। इस चीज का ख्याल रखें। हमने बार बार इस पूरी बातचीत में जिक्र किया, रैलियां हो रही, ये हो रही, वो हो रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? और मैं आपसे कह रहा हूं सावधानी बरतने को। लल्लन टॉप भी अपने हिस्से की सावधानी बरत रहा है। 3 सूचनाएं आपको दूंगा। पहली सूचना, हमारी 3 टीमें बंगाल में चुनाव के अलग अलग रंग कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। आज जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं नेता नगरी, तो उनमें से 2 टीमें वापस दिल्ली आ चुकी हैं और 48 घंटे के भीतर हम कोविड को लेकर अपनी रिपोर्टिंग शुरू करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर पीपल ऑफ बंगाल, कि बंगाल के जनादेश का सम्मान है, लेकिन जन जीवित रहेगा तभी कोई आदेश रहेगा। इसलिए लल्लन टॉप अपना पूरा फोकस इलेक्शन से डाइवर्ट कर रहा है अब कोविड की कवरेज की तरफ। ये आपको दिख भी रहा होगा, भविष्य में और ज्यादा दिखेगा। पहली सूचना। दूसरी सूचना ये है कि एक टीम अभी भी, चूंकि बंगाल में चुनावी प्रक्रिया चल रही है और अलग अलग पार्टियां अलग अलग बातें कह रही हैं। टीएमसी ने कहा है कि बाद के 2 फेज क्लब कर दिए जाए, लेफ्ट ने कहा कि हम रैलियां नहीं करेंगे, ईसी का भी एक नया आदेश शुक्रवार की शाम तक आ गया कि शाम को इतने बजे से सुबह के 10 बजे तक प्रचार ना हो, आदि इत्यादि। पर हमें लगता है कि इन सब के बीच आपको भी वॉट अबाउटरी से बचना चाहिए और आपको, जैसा दिलीप जो वायरोलॉजिस्ट है उन्होंने कहा, एक रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। इसलिए मंडे या ट्यूसडे से हम कोशिश करेंगे कि जो लल्लन टॉप के रेगुलर न्यूज शोज हैं, चाहे वो लल्लन टॉप शो हो, दुनियादारी हो या सोशलिस्ट हो, इनके अलावा कोरोना पर हम रोजाना आपको एक स्पेशल शो दिखाएंगे जिसमें हमारे जो रिपोर्टर्स कोविड की ग्राउंड रियलिटी की कवरेज के लिए गए हैं वो लेटेस्ट डेटा, सरकारों को क्या करना चाहिए, क्या खबरें आ रही, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3, मेरी एक पर्सनल अपील है आपसे। मैं खुद अब इसका सख्ती से पालन कर रहा हूं और आपसे भी उम्मीद करता हूं, मास्क जरूर लगाएं और आपके आसपास वो सारे लोग जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं उनको वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। ये 3 महत्वपूर्ण विषय हैं। चौथी चीज ये है कि जो भी लोग घर से काम कर सकते हैं, जिनके पास ये सहूलियत है वर्क फ्रॉम होम की, वो वापस से अगले कुछ महीनों के लिए घर से काम करना शुरू कर दें। मैं आपसे कह रहा हूं, ये बात मुझ पर भी लागू होती है। लल्लन टॉप के भी ज्यादातर साथी सोमवार से इस पैंडेमिक की 2nd वेव को देखते हुए अपने घर से काम करेंगे, जैसा हमने लॉकडाउन के पहले दौर में किया था, उन्हीं सारी एहतियात और सतर्कताओं के साथ। और हमें पूरा भरोसा है कि आप भी लल्लन टॉप की इस पहल, लल्लन टॉप की इस मुहिम से जुड़ेंगे। जब बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर जरूर निकलिए, रोजी रोटी का सवाल है तो जरूर निकलिए,
सावधानी के साथ निकलिए ताकि जब आप वापस आए तो सिर्फ पैसा कमा के न लौटें, बीमारी कमा कर न लौटें। पैसा कमा कर लौटें अच्छी बात है लेकिन आप चूंकि बाहर जा रहे हैं और अगर आपने बाहर जाने के क्रम में लापरवाही बरती तो बीमारी आ सकती है जो घर के दूसरे वल्नरेबल लोग हैं उन तक पहुंच सकती है। इसलिए प्लीज अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। याद रखिए वो कहावत, सर सलामत तो सल्तनत हजार। जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तक सारे राग और द्वेष हैं। आज के नेत्र नगरी में इतना ही। बिल्कुल नया फॉर्मेट है, कोई नई चीज पुरानी चीज नहीं कर पा रहे हैं आज। अगले हफ्ते से फिर से चीजों पर बात करेंगे। शुक्रिया। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।